लोगों के साथ मिंगल नहीं कर रहे, अगर आप अपने टीम मेंबर्स के साथ घुल मिल नहीं रहे, अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, तो योर वर्ल्ड स्टार्ट्स टू फॉल अपार्ट। अपनी ख्यालात को डायरी में लिखते चले जाना। जी, कैसे लिखना, क्या लिखना, कितनी बार लिखना, हर रोज लिखना, हफ्ते में एक बार लिखना, और उसमें क्या लिखा जाए। तो पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो इंसान के वजूद के ऊपर जिसका 90% जिसका कंट्रोल है, और हमें साइंस ये बताती है कि द ह्यूमन ब्रेन थिंक्स अबाउट 80,000 थॉट्स इन अ डे। 80,000 थॉट्स, जिसमें से 80 to 90% थॉट्स वो कल के होते हैं, वो परसों के होते हैं। सो वो एक रिपीट पैटर्न पे चल रहा है। सो जब आप पहले कोई भी इस तरह की चीज़ करेंगे ना, सबसे पहले अंदर से आवाज़ आएगी जो सेल्फ टॉक है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन इज़ ऑफ नो यूज़ व्हेन फूड इज़ गुड, मेडिसिन इज़ ऑफ नो नीड। इवन सीरियल्स जो आ रहे हैं वो भी डब्बा पैक्ड आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है अगर इसके मुकाबले में हम ये देखें, जो आपने स्टेपल फूड की बात की, कम से कम नेचुरल तो है, कम से कम हम प्योर चावल खा रहे हैं, या दाल खा रहे हैं, या रोटी खा रहे हैं, बिल्कुल पीटा ब्रेड खा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहते हैं आप? एक अपना चेंज करेंगे ना, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, आप उसका बेनिफिट अगले दिन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है? सो व्हाट इट डज इज इट मोटिवेट्स यू, आई नीड टू डू दिस, आई एम फीलिंग बेटर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर हयात, और मैं हूं आपका होस्ट काशिफ हयात। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो अपनी एक्सपर्टीज से लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं, हमारी सेहत को एक नई डायरेक्शन दे रहे हैं। ये एक सर्टिफाइड फंक्शनल मेडिसिन कोच हैं जिन्होंने थायराइड हेल्थ में स्पेशलाइजेशन हासिल की है। इनका मिशन है कि हम अपनी सेहत के हवाले से प्रोएक्टिव हो जाएं। न्यूट्रिशन, विटामिन्स, लाइफस्टाइल चेंजेस और माइंडसेट टेक्निक्स के जरिए क्रॉनिक फटीग, एंजाइटी, डिप्रेशन और वेट लॉस जैसे मसाइल से निकलकर कैसे हम बेहतरीन सेहत हासिल कर सकते हैं, ये हम आज जानेंगे। लेट्स वेलकम हमारे आज के मेहमान अदनान फारूक। अदनान, कैसा लग रहा है आज आपको एक्सप्लोर हयात में आके? बहुत अच्छा जी, आई फील ग्रेट बिकॉज ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लग रहा है कि हम बड़ी मज़ेदार बातें करेंगे। ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। आपके पास जो नॉलेज है, जितना आपने लाइफ से, एक्सपीरियंस से सीखा है, आज आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे डेफिनेटली। अदनान, पहले तो आप हमें ये बताएं कि लोग कहते हैं कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ में यकीन रखते हैं। हमें फंक्शनल मेडिसिन के हवाले से पहले आप कुछ बताएं कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन से कैसे मुख्तलिफ है। काशिफ, देखें, फंडामेंटली जो मेडिसिन का इस वक्त हाल है कि जिसमें लोग, बहुत से लोग मेडिसिन की तरफ जाने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं ले पा रहे जी। तो हमें करना ये है, देखने की इस वक्त टाइम ये है कि क्यों नहीं हो रहा। नोबडी इज आस्किंग द क्वेश्चन व्हाई जी। और फंक्शनल मेडिसिन क्या करती है, उस सवाल का जवाब दे रही है कि डिस्पाइट मेडिकेशन, डिस्पाइट ट्रीटमेंट, सिम्टम्स बेहतर नहीं हो रहे। इनफैक्ट खास तौर पे क्रॉनिक डिजीज, जिनको हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट में, तो मेन स्ट्रीम मेडिसिन जो है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। तो फंक्शनल मेडिसिन इज द गैप, ब्रिजिंग द गैप। व्हाट इट इज डूइंग इज इट इज गोइंग इनटू द रूट कॉज। यानी कि फंक्शनल मेडिसिन का जो मकसद है ना, वो ये कि योर लाइफस्टाइल, योर न्यूट्रिशन, योर थॉट प्रोसेस, ये जो हम ऑफ द रिकॉर्ड भी डिस्कस कर रहे थे, दीज आर द मेन एरियाज दैट इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज, तो ये आपके फिर जो डिजीज है इसको ना तो बल्कि आप अवॉइड, इसको बल्कि आप रिवर्स करेंगे, बल्कि प्रिवेंशन की तरफ भी जाएंगे। बिकॉज वो कहते हैं ना, एन आउंस ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन अ पाउंड ऑफ क्योर। उसका मकसद यही है कि जिस तरफ दुनिया जा रही है, जो केओस है दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, तो बीमारी आम होती जा रही है। और वो हम कहते हैं कि जस्ट बिकॉज समथिंग इज नॉर्मल डजंट मीन इट इज एक्सेप्टेबल। कि घर घर में आपको बीमारी नजर आ रही है। मैं खास तौर पे फटीग का, मेरा अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि फटीग एक ऐसी चीज है कि जो बहुत कॉमन है
और इसको अब एक्सेप्ट कर लिया गया है कि दिस इज हाउ इट इज। ओवरवेलम की एक सिचुएशन है जो कि तमाम इमोशनल्स आपके इमोशन से रिलेट करती हैं, बट वो आपकी बॉडी के अंदर प्रिवेट कर जाती हैं। तो हमारा काम ये है फंक्शनल मेडिसिन में रूट कॉज पे जाना, ये देखना कि क्या वजूहात थी बुनियादी तौर पे कि उनको अगर एड्रेस किया जाए तो ऑन द सर्फेस आपके सिम्टम्स बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी शुरू हो जाती है। राइट। अच्छा, इस अप्रोच पे आप किस वजह से आ गए? कोई वाक़या आपके साथ हुआ जिसने आपको इस तरफ ढकेल दिया? कोई ऐसा? देखें काशिफ, मैं समझता हूँ कि हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, उसके ट्रॉमास होते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मैं परवरदिगार का बड़ा शुक्र है कि मैं जिन अपने प्रोसेस से गुजरा, दे टॉट मी अ लॉट। सो मेरा एक ऐसी ट्रेजेडी है ज़िंदगी की जो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी, लेकिन सीखने से पहले आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पेन से गुजरना पड़ता है। मेरे लिए वो दैट वाज द डेथ ऑफ माय सिस्टर। तो ये एक ऐसा सदमा था कि जिसने मतलब मेरी ज़िंदगी को इट टर्न मी अपसाइड डाउन। और हम ऑफलाइन भी डिस्कस कर रहे थे कि मेरा जो शौक था वो फिजिकल फिटनेस से बहुत रहा। आई यूज्ड टू एक्सरसाइज टू द पॉइंट कि मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ एक पॉइंट पे सोच रहा था। राइट। बट जब ये ट्रेजेडी हुई है तो उस पॉइंट पे मेरी उस वक्त सोच ये थी कि अगर मैं फिजिकली फिट हूँ बज़ाहिर तौर पे जी, अपेरेंटली, तो इसका मतलब है कि आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझे कोई मसला नहीं हो सकता। राइट। बट जब ये ट्रेजेडी हुई है, उससे जो एंग्जाइटी डेवलप हुई, उससे जो लॉस, जो ट्रॉमा, तो वो ट्रॉमा ने वो हम कहते हैं कि डिसईज टर्न्स इनटू डिजीज। सो ट्रॉमा जो है वो बॉडी में मैनिफेस्ट करता है। तो मेरे लिए जो मैनिफेस्टेशन हुई उसके अंदर हम उनको कहते हैं अपनी लैंग्वेज में एक्सट्रीम एग्जॉस्शन, जिसमें एड्रीनल फटीग होती है। एड्रीनल्स बॉडी के कुछ ये ऑर्गन है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है थायराइड के साथ मिलके, इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे चल के। तो एक्सट्रीम फटीग से क्या हुआ कि जब इंसान के अंदर एक कतरा भी एनर्जी ना हो, तो आप समझते हैं कि इस तरह ही है कि जिस तरह आपके फ़ोन के अंदर 5% बैटरी है और आप अपनी ज़िंदगी का, अपने दिन का आगाज़ करने जा रहे हैं और आपका सारा काम आपके मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड है। दैट इज़ द क्लोजेस्ट एनालॉजी आई कैन गिव यू। तो आप ये समझें, ये सोचने की कोशिश करें कि आपकी जो 5% बैटरी है वो कतरा कतरा आप कैसे यूज करेंगे। कभी आप फोन को ऑफ करेंगे, कभी आप कॉल्स को अवॉइड करेंगे, कभी उसको आप वाईफाई से, मतलब जिन जिन चीज़ों से आप बैटरी को सेव कर सकते हैं वो आप करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इसको पूरा एक दिन चलाना है। यही इंसान की कैफियत, और मेरी भी यही थी कि मैं अपने आप को प्रिजर्व कर करके, अपने आप को रिजर्व कर करके, अपने आप को दुनिया के इंटरेक्शन से बचा के मैंने अपने आप को चलाने की कोशिश की। और क्योंकि आजकल की जिंदगियों में दिस इज इन टुडेज डे एंड एज, दिस इज अ लाइफ ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर आप लोगों के साथ मिंगल नहीं कर रहे, अगर आप अपने टीम मेंबर्स के साथ घुल मिल नहीं रहे, अगर आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, तो योर वर्ल्ड स्टार्ट्स टू फॉल अपार्ट। और मेरे साथ यही हुआ कि my life fell apart, my business fell apart. So it was वो कहते हैं ना, एक डोमिनो इफेक्ट था। शुरुआत उसकी ट्रॉमा से हुई और करते करते थायराइड और एड्रीनल्स और डिप्रेशन और एंजाइटी में दिस लेड इनटू ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड बिफोर आई न्यू इट। सही। और ये सब आपको पता कैसे चला कि किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाती जा रही है? Did you go to a doctor like a conventional way of treatment or how? जी, that's a good question. And जिस तरह हर बंदा अपनी desperation में, frustration में you seek help because you know the medical system is there to help you. That's what it's there for. और I went from doctor to doctor, from one place to another. और मतलब मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई एवेन्यू छोड़ा होगा, बिकॉज आप ये समझें कि एक इंसान जो अपनी फिजिकल फिटनेस पे इतनी टाइम और एनर्जी की इन्वेस्टमेंट करता हो, उसको जिंदगी से कितना प्यार होएगा। ठीक है। सो आई वाज ऑब्सेस्ड विद द होल आइडिया ऑफ लाइफ एंड लिविंग। और उस डेस्परेशन में, वो डेस्परेशन जो है वो मेरी फ्रस्ट्रेशन में बदल गई, और उसके बाद फिर मायूसी हुई।
So I did not know what to do, where to go, because every time I was given मुझे नुस्खा दिया जाता था, मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी जाती थी, तो मैं उसको ब्लाइंडली फॉलो करता था, जिस तरह लोग करते हैं। एक आपको प्रिस्क्रिप्शन मिली, आपको नुस्खा मिला, और आपने कहा कि मैंने इसको कंप्लीटली फॉलो किया है, और आपके अंदर एक होप उजागर हुई जी, ठीक है, कि आई हैव गॉटन द सोल्यूशन, आई विल फॉलो इट टू अ टी, और मुझे इंशाल्लाह इससे आराम मिलेगा, जो कि नहीं हुआ। In fact, things they went from bad to worse. क्योंकि now I know कि अगर आप टाइमली चीज़ों को एड्रेस नहीं करते जी, तो because of multiple reasons वो चीज़ें जो हैं, आपकी बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो शट डाउन करना शुरू कर देते हैं। right. और हम फंक्शनल मेडिसिन में ये कहते हैं कि बॉडी जो है ना वो एक ऑर्गेनिक होल है, एक वन बीइंग है, इसमें कोई सेपरेशन नहीं है। जो सोचेंगे वही आपकी हरकत में नजर आएगा, यानी कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट होएगी वही आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होएगी, ठीक है। तो जितना वेट करता गया उतना काम खराब होता गया। सो टाइम इज नॉट ऑन योर साइड व्हेन यू डोंट गो टू द रूट कॉज। सो दैट वाज अनफॉर्चुनेटली, एक आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहूँगा कि इसको, व्हेन आई लुक बैक इन हाइंडसाइट, आज अगर मैं जिस जगह पे हूँ, अगर मेरे वो एक्सपीरियंसेस ना होते तो शायद आज मैं ये ना पहुंच पाता। सो एक्सपीरियंस की एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट आपको अदा करनी पड़ती है। सो ट्रू। और आपको ज़िंदगी का जो एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत कुछ सिखाते हैं, कभी कभी बहुत कुछ लेके सिखाते हैं, और कभी कभी आप रियलाइजेशन पॉइंट आपका फिर भी नहीं आता सब कुछ जाने के बावजूद भी। आपका रियलाइजेशन पॉइंट आ गया जब आपने रियलाइज़ किया कि आप कोई भी मेडिसिन जो कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट्स है वो काम नहीं कर रही, एंड देन यू रीच टू द पॉइंट फ्रस्ट्रेशन पे पहुंच गया, वहाँ से डेस्परेशन पे पहुंच गया। तो डेस्परेट होने के बाद आपने बोला बेहतर ये कि मैं डॉक्टरों के पीछे भागूं, मैं अपना खुद पढ़ना शुरू कर दूं जी। तो वहाँ से फिर आपको इस फंक्शनल के बारे में किस तरह से हुआ कि जी ऑप्टिमल मेडिसिन और फंक्शनल मेडिसिन इसके ऊपर ही पढ़ा जाए जी, ये ख्याल कैसे आया? दरअसल एक मैं वर्ड यूज करता हूँ जो अभी तक, आज 10 साल हो गए उस बात को, वो है ऑप्टिमल स्टेट, स्टेट ऑफ ऑप्टिमल। तो मेरा इस वर्ड, इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो है वो सारी तहकीक और सारी मेहनत और उस प्रोसेस से गुजरना की वजह ये थी कि मैंने ये देखना शुरू किया कि नॉट, एक तो ये कि बीमारी को ठीक करना, उसको कैसे रिवर्सल में कैसे लेके जाया जाए, और उसके साथ साथ जब नॉर्मल हो जाए तो नॉर्मल से आगे कैसे चलना है, हाउ टू बी इन ए स्टेट ऑफ मैक्सिमल परफॉर्मेंस, राइट, ठीक है। और ये स्टेट जो है, ये जब इंसान स्टेट में आता है ना, इसको कॉन्सेप्चुअली आप समझ नहीं सकते। ये एक ऐसी स्टेट है कि जिसमें आपको ऐसे लगता है, इसको हम स्टेट ऑफ फ्लो भी कहते हैं, स्टेट ऑफ फ्लो, ठीक है, कि जिसमें आपको हर चीज जो है वो सीमिंगली आसान नजर आती है, यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। चैलेंजेस तो जिंदगी का हिस्सा है। मैं आपको एक छोटा सा बड़ा किस्सा मजेदार सुनाता हूँ, एंड दिस वाज एट द टाइम व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। तो वो कहते हैं ना कि कहते हैं सीक एंड यू शैल फाइंड। तो मेरी जुस्तजू उस प्रोसेस में, जब मैं मायूसी की हालत में मैंने फिरना, तो मेरी एक आदत शुरू से रही है कि मैं अपनी सुबह की वॉक करता होता था, जो कि अभी तक बरकरार है। वो मॉर्निंग वॉक है, वो मेडिटेशन है, जर्नलिंग है। तो मैं पार्क में वॉक कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे एक एन ओल्डर एज, ही वाज 75 एट द टाइम, ये तकरीबन 9-10 साल पहले की बात है। तो वो सुबह के टाइम एक्सरसाइज कर रहे थे, और एक्सरसाइज भी बड़ी इंस्पायरिंग किस्म की हो रही थी। मतलब उनकी जो हम उनको कहते हैं पुशअप्स, वो कर रहे थे, ठीक है। पुशअप्स इटसेल्फ बड़े मुश्किल होते हैं। तो उनकी टांगें जो हैं वो बेंच पे थी, और उनके जो हाथ थे वो फ्लोर पे थे, राइट, ठीक है। तो हम उनको कहते हैं मतलब डिक्लाइन पुशअप्स कर रहे थे। ये बड़ी मुश्किल चीज होती है जी। आप इमेजिन करें कि एक मिड 70s में एक बंदा डिक्लाइन पुशअप्स कर रहा है। तो मैं इतना इंस्पायर हुआ क्योंकि मेरा ताल्लुक भी एक्सरसाइज से था। आई वेंट अप टू हिम, और मैंने जब उन्होंने एक्सरसाइज खत्म कर ली तो मैंने कहा जी आई एम रियली इंस्पायर्ड, गिव मी समथिंग सो आई कैन इम्प्रूव, क्या आप मुझे एडवाइस देंगे? तो उन्होंने जो एडवाइस दी वो आज तक मुझे याद है। तो उन्होंने कहा बेटा, लाइफ डजंट गेट इजी, यू गेट स्ट्रॉन्गर।
तो वो एक ऐसी चीज थी कि जो मुझे विक्टिमहुड से जिसने बाहर निकाला। देखिए, पहले इंसान अपना माइंड चेंज करता है, फिर उसके हालात चेंज होते हैं। मेरा यकीन है, आई एम श्योर हमने भी डिस्कशन की, आपकी तो खुद की इसके अंदर इतनी तहकीक है। सो ये जो माइंडसेट है ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम टोटके ढूंढ रहे हैं, हम शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं। मुझे कोई तरीका बता दो कि ये मैं खा लूं इससे। यस, उसकी अपनी जगह है, बट अगर माइंडसेट नहीं है ना, और अगर क्विक फिक्स है और ये है कि बस मैं किसी तरह जल्द से जल्द मेरा काम बन जाए, और अगर आपने उस ग्रोथ माइंडसेट में इन्वेस्ट नहीं किया, अगर आपने वो प्रिंसिपल सीखे नहीं जो कि आपको सस्टेन करेंगे लॉन्ग रन में, जो कि आपके प्रॉब्लम्स के आने पे आपको परसिवियर करेंगे, तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तो ये माइंडसेट की चीजें थी कि जो आई फील आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव लर्नड। और उसके बाद फिर फंक्शनल मेडिसिन के अंदर जो कि तहकीक करता गया, लर्न करता गया, देखता गया कि नेचुरल तरीक़ेकार क्या हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको कहते हैं, होलिस्टिक मेडिसिन जिसको कहा जाता है। तो उस वक्त जो है फंक्शनल मेडिसिन आप कह लें कि उस वक्त ट्रेंचेस में थी, दिस वाज ग्रोइंग। तो एंड सो आई आप कह लें कि स्टम्बल्ड अपॉन इट, दैट वाज द होल थिंग। इट वाज मतलब इट वाजंट प्लान्ड, राइट। तो That's how I discovered it. सही है। तो जैसे ही आपको पता चला जिस ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में या फंक्शनल मेडिसिन के बारे में, तो आपको लगा कि ये मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहा है, मेरे जो मसाइल सारे चल रहे हैं हेल्थ रिलेटेड वो यहाँ पे हल हो सकते हैं, जिसका इलाज मुझे कन्वेंशनल वे ऑफ मेडिसिन में नहीं मिला। तो आप इसके अंदर फिर आपने पढ़ाई शुरू कर दी, यू गॉट योर सर्टिफिकेशन, यू गॉट योर क्वालिफिकेशन, और उसके बाद से ये आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। जब आपने ये प्रैक्टिस करना शुरू की दूसरों पर, उससे पहले आपने अपने पे अप्लाई किया होगा यकीनन। जी बिल्कुल। एंड इट वर्कड ऑन यू? It worked. I am grateful to the Lord. It worked to the point where I felt कि हम ना अपनी लैंग्वेज में एक टेस्ट यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं बॉडी एज टेस्ट। ओके, ठीक है। वो बॉडी एज टेस्ट क्या होता है कि वो आपकी कैलेंडर एज और बॉडी एज के बीच में डिफरेंस निकालता है। देखिए, आपकी कैलेंडर एज है कि मेरी पैदाइश है लेट्स से 1976 की, ठीक है। सो आई एम लेट्स से 48 इयर्स ओल्ड, राइट नाउ। आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं और जो बॉडी के अंदर जो वेरियस सिस्टम्स चल रहे हैं, उनकी एक्चुअल एज क्या है वो डिटरमिन करना मेन चीज होती है। लोग कहते हैं ना जी एज इज जस्ट अ नंबर, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है कि बॉडी एज के जब अगर आपकी बॉडी की एज आपकी कैलेंडर एज से कम है, तो दैट मीन्स एज इज जस्ट अ नंबर। क्योंकि अगर आपके, और मैंने जब अपनी बॉडी एज की तो उसमें मुझे मतलब 8 years का डिफरेंस नजर आया उस वक्त भी, कि वंस आई हैड इम्प्लीमेंटेड ऑल दोस थिंग्स, कि जिसमें हम फंक्शनल मेडिसिन में इन्फ्लेमेशन को एड्रेस करना, क्रॉनिक स्ट्रेस को एड्रेस करना, माइंडसेट को एड्रेस करना, रूट कॉज पे जाना, बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करना, ये जब करना शुरू किया तो अपनी बॉडी एज का टेस्ट किया तो उसमें 8 years का गैप नजर आया। तो इट इज नॉट जस्ट कि ये सिर्फ बातें हैं, बट ये एक्चुअली प्रैक्टिकली भी ये आपको इफेक्ट करती हैं। ये कितने साल पहले किया आपने ये? दिस वाज अबाउट जनाब तकरीबन 7-8 years ago। 7-8 years ago। तो ये जो बढ़ रहा है गया अभी 8 years से, अब ये 10 years से ज्यादा ही लग रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसके ऊपर काम और मेहनत होती जा रही है, और जिस तरह ऑब्सेशन इसके अंदर बढ़ता जा रहा है ना, तो कोशिश ये हो रही है कि सिर्फ अपने तक इसको मैं रिस्ट्रिक्ट ना करूं, दूसरों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो अदनान अभी आप 48 years माशाल्लाह, लेकिन मैं ऑडियंस को कहना चाहूंगा ही डजंट लुक लाइक 48 years, और डेफिनेटली अगर ये आपको कहा जाए तो इट्स गोना बी अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, यू लुक मे बी 36 years 37 years। तो जो 8 years से आपने स्टार्ट किया था वो ऑलरेडी बढ़ के आपके 10-11 साल का गैप बढ़ा लिया। तो क्या टारगेट है, कहाँ देख रहे हैं, कहाँ तक जाना चाह रहे हैं? बस जी ये एक्चुअल तो ये है कि मेन चीज जो मेरा जो ड्राइविंग फोर्स है कि मैं अपने बच्चों और फैमिली के साथ, जो एक इंसान की कोशिश होती है, इंसान काम करता है, मेहनत करता है क्वालिटी टाइम के लिए जी, ठीक है। सो वो क्वालिटी टाइम आई वांट टू स्पेंड विद माय फैमिली, ऐसे इस सेंस में कि मैं उनके साथ एज ए टीनेजर खेल रहा हूँ। मतलब आई हैव किड्स, बॉयज हैं मेरे, तो वो उनको भागने का, दौड़ने का, सॉकर का
मेरे साथ वो जिम जाते हैं, ठीक है। Nice. और माय एल्डर वन इज 15 years old, तो वो जब हमने एक्सरसाइज करनी, वेटेड एक्सरसाइज करनी, स्क्वाट्स करने, बाइसेप कर्ल्स करने, तो मैं उनसे अभी भी बहुत आगे हूँ। तो वो उनको एक तरह से इंस्पिरेशन भी मिल रही है, और मुझे भी ये फील होता है कि मैं ड्रेन नहीं हुआ क्योंकि साइंस हमें ये बताती है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 बॉडी के तमाम सिस्टम्स जो है ना काशिफ, वो 1% पर ईयर के हिसाब से डिटीरियोरेट करते हैं, ठीक है। सो अगर आपने इफ यू नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि यूथ में तो सब चीजें हो जाती हैं, यूथ इटसेल्फ, इसीलिए तो यूथ कहा जाता है, ठीक है, बिकॉज एज इज ऑन योर साइड। बट आफ्टर 30 थिंग्स स्टार्ट टू गो साउथ, प्रोवाइडेड इफ यू डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल करेंगे तो फिर then age is just a number. So गोल ये रहा, और ये फिर सोच में ये आया कि नॉलेज भी लर्न कर ली है, अप्लाई भी कर लिया है, तो जो ट्रेजेडी मैंने फेस की, देखिए वही बात है, ट्रेजेडी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ यू बाउंस बैक is a product of your mindset, your heart set and your soul set. True. तो ये तीनों चीजों को जब आप अलाइन करते हैं तो फिर जिंदगी जो है वो चैलेंजेस तो आपको देती है, right. जिंदगी का नाम ही यही है, बट देन you don't feel like a state of overwhelm. You feel like you can conquer anything and everything. वही फोन वाली मिसाल है, वो मुझे एक बड़ी अच्छी मिसाल नजर आती है, क्योंकि हम सब मोबाइल फोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है जी। तो जो इंसान आप देखें ना, जब सुबह उठा, अगर उसकी बैटरी 40-50% पे है और सारा दिन काम करना है और उसको रिचार्ज करने का कोई तरीका नहीं है, तो बाय द टाइम आप वापस घर आते हैं तो आपकी 10% बैटरी के साथ आपने क्या कंट्रीब्यूट करना है, क्या वर्क लाइफ बैलेंस होएगा। सो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है कि हम अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने वर्क स्पेस को ये कह सकें कि जी मैं काम कम करूंगा। दैट इज नॉट एन ऑप्शन राइट नाउ। सो द ओनली ऑप्शन देयर इज कि जो मेरे कंट्रोल में है, जिसको मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ, वो ये कि मैं अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज करूँ। राइट। तो आपने कहा कि जिस तरह से अपनी एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना है, एनर्जी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी एंड आपकी जो हार्ट है, ये तीनों सेंटर्स जो हैं ये अलाइन होने चाहिए, इनका एनर्जी लेवल अप होना चाहिए, तो होता है। हम ये अगर कहें कि ठीक है ये चीज़ समझ में आती है, बट हाउ डू यू डू इट सेपरेटली? लाइक वुड यू टेल कि कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए इनको अलाइन रखना, और इन तीनों सेंटर्स को, एनर्जी लेवल को अप रखने के लिए, वो क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो इट स्टार्ट्स विद द माइंड, राइट, दैट बीइंग द कंट्रोल सेंटर। और इंसान का जो दिमाग है वो 90% जो इंसान का दिमाग है वो उसका ऑटो पायलट है, वो उसकी हैबिट्स हैं, वो उसके ट्रॉमास हैं, और वो उसका कंट्रोल ऐसा है कि जिस पे उसका कंट्रोल नहीं है। सो दैट इज द, आप कह लें कि ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। सो ये जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है, इसको टेम करना और जिंदगी के अंदर एक प्रेजेंटफुलनेस, माइंडफुलनेस को इंट्रोड्यूस करना, और ये जो रेप्टिलियन ब्रेन है इसको डेली बेसिस के ऊपर काम करने की जरूरत है। सो फिजिकल वर्क कम्स लेटर, फर्स्ट इज द इमोशनल एंड द मेंटल वर्क दैट हैज टू टेक प्लेस। और उसके अंदर क्या है कि सबसे पहले अपने जो मेरी आप कह लें कि रूटीन है, उसके अंदर मैं माइंड पावर ट्रेनिंग, आई कॉल इट माइंड पावर ट्रेनिंग के अंदर थॉट्स की मैनेजमेंट है कि इंसान का जो दिमाग है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है, ठीक है। वो हम कहते हैं थॉट्स लीड टू एक्शंस, एक्शंस लीड टू हैबिट्स, हैबिट्स लीड टू बिहेवियर एंड बिहेवियर इज डेस्टिनी, ठीक है। तो यानी कि समझ में आई कि अगर इंसान ने अपनी डेस्टिनी को चेंज करना है, अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, तो उसको सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा। और यही मैं जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी बात करता हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस में, कि जिसमें सिखाया दिया जाता है कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट करें ताकि आप अपने आप को समझ सकें और उस इंफॉर्मेशन को, उस एजुकेशन को आप दुनिया से कनेक्ट कर पाएं। राइट। सो यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। तो ये थॉट्स मैनेजमेंट सबसे पहले मेरा आगाज होता है कि उसके अंदर मेडिटेशन का ताल्लुक है, उसके अंदर माइंडसेट की कुछ चीज़ें हैं। मैं जर्नलिंग बहुत करता हूँ कि बहुत सारे इंसान की जो चीज़ें हैं वो सबकॉन्शियस में चल रही हैं, उसके फियर्स चल रहे हैं, और वो एक ऐसा मामला है कि वो रिपीट पे चल रहा है। इट्स लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। वो आपके फियर्स आपको ड्राइव करी जा रहे हैं, आपकी इंपल्सेस आपको ड्राइव करी जा रही हैं।
मैं आपको एक बड़ी मजेदार मिसाल देता हूँ कि मुझे आदत हमेशा थी ना, बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा दैट आई फेस्ड, मुझे आदत थी भूलने की। मैं अपनी चाबियां भूल जाऊं, मैं अपना वॉलेट भूल जाऊं, मैं किसी सोशली गया हूं, वहां पे अपने वॉलेट अपना भूल गया मैं। तो मैंने जब ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया कि ये माइंड साइंसेस के अंदर कि ये क्यों होता है मेरे साथ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई कि जब लेयर अपॉन लेयर जब इंसान इन्वेस्टिगेट करता है तो ये समझ में आई कि मेरे अंदर एक पैनिक की सिचुएशन डली हुई है। मेरी इन द डेप्थ्स ऑफ माई इमोशंस देयर इज अ स्टेट ऑफ पैनिक, और पैनिक के अंदर मेरा जो रिस्पॉन्स रिएक्शन है वो जल्दी करने का है। ठीक है, आई बिकम हेस्टी, व्हेन आई पैनिक आई बिकम हेस्टी, और जब उस हेस्ट में, उस जल्दबाजी में मुझे चीजें याद नहीं रहती। तो समझ में ये आया कि अगर मुझे अपनी मेमोरी को बेहतर करना है, अगर मुझे चीज़ों को रिटेन करना है, तो मुझे रूट क्या कॉज क्या बन रहा है कि मैं उस पैनिक को अंडरस्टैंड करूं। अब वो पैनिक जो है वो मेरा एक हैबिट लूप बना हुआ है, उसको मैंने क्वेश्चन करना है कि ये क्यों बना हुआ है, ये कहाँ से आया है, क्यों ये मेरी जिंदगी को ड्राइव कर रहा है। आई फॉरगेट नेम्स, आई फॉरगेट थिंग्स, आई फॉरगेट प्लेसेस। तो जिस इंसान की मेमोरी उसको सर्व नहीं करती, आप समझिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो ये अपेरेंटली सिम्टम नजर आया, लेकिन उसकी रूट कॉज कहाँ पे है। तो फिर ये प्रैक्टिस एक जो माइंडसेट की है वो इसके अंदर से आई कि जिसके अंदर मैंने थॉट मैनेजमेंट का थोड़ा बहुत सिलसिला सीखा, मैंने जर्नलिंग को देखा, बहुत सारी चीजें जो सबकॉन्शियस माइंड में थी उसको कॉन्शियस में लाने की कोशिश की, प्रेजेंटफुलनेस को प्रैक्टिस किया कि स्टेइंग इन द राइट नाउ रादर देन इन द फ्यूचर एंड इन द पास्ट। बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं आप, बहुत सारी बातें बता रहे हैं। देयर इज सो मच, एवरीथिंग, एवरी वर्ड हैज गॉट अ मीनिंग। हर चीज़ की डिटेल है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। मैं वन बाय वन अगर चलता हूँ और पहले आपसे मैं ये पूछता हूँ ताकि हमारे ऑडियंस को क्लियर होती जाए सारी बातें, बिकॉज यू आर फिल्ड विद लॉट ऑफ नॉलेज, और जो लोग इनको समझते हैं वो समझते हैं, लेकिन जो नहीं समझते उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। आपने एक जिक्र किया पहले अपनी थॉट्स को मैनेज करने का, रेगुलेट करने का। तो थॉट को कैसे आप रेगुलेट करते हैं? आपने एक बात की कि जर्नलिंग के ऊपर बहुत जोर देते हैं आप, माइंडफुलनेस के लिए आप मेडिटेशन की बात करते हैं। जर्नलिंग यानी अपनी ख्यालात को डायरी में लिखते चले जाना। जी, कैसे लिखना, क्या लिखना, कितनी बार लिखना, हर रोज लिखना, हफ्ते में एक बार लिखना, और उसमें क्या लिखा जाए? देखें, जो दिमाग में आए उसको लिख दिया, इसके अंदर कोई फैंसी चीज़ नहीं है। मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना, तो पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो इंसान के वजूद के ऊपर जिसका 90% जिसका कंट्रोल है, और हमें साइंस ये बताती है कि द ह्यूमन ब्रेन थिंक्स अबाउट 80,000 थॉट्स इन अ डे। 80,000 थॉट्स, जिसमें से 80 to 90% थॉट्स वो कल के होते हैं, वो परसों के होते हैं। सो वो एक रिपीट पैटर्न पे चल रहा है। सो जब आप पहले कोई भी इस तरह की चीज करेंगे ना, सबसे पहले अंदर से आवाज आएगी जो सेल्फ टॉक है कि इसकी जरूरत नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज टू गेट ओवर दैट इनर मोनोलॉग, जो मैं कहता हूँ कि जब आपसे सेल्फ टॉक इंसान अपने आप से करता है, सो इन चीजों का सबसे पहले रेजिस्टेंस ही आएगी, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। अंदर से जो एक आवाज आती है, भाई इस काम के करने की क्या जरूरत है, तो खुद ही रोक देते हैं, खुद ही हो जाते हैं। और देखिए, ये वो कहते हैं द माइंड इज ए टेरेबल बॉस बट अ वंडरफुल सर्वेंट। और माइंड कंट्रोल नहीं देना चाहता, बिकॉज एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड फियर। कि जो हमारी रेप्टिलियन ब्रेन है, तो ये हमारे ऊपर काबिज इसीलिए है। सो जर्नलिंग में जो भी माइंड में आया, उसको कई दफा ये हुआ कि मैंने जब जर्नलिंग की तो लिखते हुए मुझे ये नहीं पता था कि मैंने लिखी क्यों है। आप यकीन माने कि हाउ स्ट्रेंज इट इज दैट you're just writing things, and when you're writing those things down, आपने 2-4 स्टेटमेंट्स ऐसी लिख दी कि जो आपको पता ही नहीं थी कि यार मैं ये वाकई ये भी चीज थी। सो ये प्रोसेस है टू बिकम और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस, बीइंग प्रेजेंट। तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो फिर जब वो थॉट्स, जब मुझे पता लग गया ना कि जब मैंने अपने से आपसे सवाल पूछा, अदनान फारूक, आज तुम सुबह उठे हो एंड यू फील हैवीनेस इन योर चेस्ट, एंड आई थिंक इट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल। समटाइम्स दे वेक अप, यहाँ पे एक ना एक भारीपन होता है, घबराहट सी होती है। सो आई आस्क माई सेल्फ, God has given you another day. Why this fear? Why this heaviness in your chest?
तो जब वो चीजें अलाइन करते हैं, उनको कॉन्शियस में लेके आते हैं, तो समझ आ जाती है कि इसकी कोई रेलेवेंस, इसकी लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ एक पैटर्न बना हुआ है और पैटर्न को तोड़ना है। तो अपनी थॉट्स को डायरी मेंटेन करना शुरू करें, डायरी में लिखें, क्योंकि जब आप डायरी में लिखना शुरू करते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस से निकल के मोर कॉन्शियसली लिख रहे होते हैं, तो आपको बाद में ख्याल आता है अच्छा ये मैंने कैसे लिख दिया, बिकॉज नाउ यू आर मोर कॉन्शियस, और आपको पता होता है कि आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट आई एम राइटिंग। तो इस तरह से आप अपनी सोच को रेगुलेट करने लगते हैं। अच्छा, आई एम गोइंग वन बाय वन, जैसे आपने कहा कि पहले हम अपने माइंड की बात करें कि उसको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, किस तरह से रेगुलेट करें अपनी सोचों को। दूसरे नंबर पे फिर आपने बोला कि वी हैव टू गेट इनटू द बॉडी रेगुलेशन। अब अपनी बॉडी को रेगुलेट करने के ऊपर भी आप कुछ प्लीज बताइए। बॉडी को रेगुलेट करने का, देखें इंसान की बॉडी के अंदर सिस्टम्स चल रहे हैं, ठीक है, और मैंने कहा कि जिस तरह फंक्शनल मेडिसिन इज ऑल अबाउट द रूट कॉज जी, तो बॉडी के जो सिस्टम्स हैं इनको इम्प्रूव करने का मतलब क्या है कि आज की जिंदगी के 3 रीजंस हैं जो फंक्शनल मेडिसिन हमें बताती है बीमारी के। नंबर 1 क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, नंबर 2 डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, नंबर 3 इम्बैलेंसेस। कोविड ने हमें ये बताया, कोविड से पहले वी नेवर gave importance to vitamin D as much as we do now, because हमें ये पता लगा कि इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, हमें बताना शुरू कर दिया जिंक खाएं, हमें बताना शुरू किया विटामिन सी खाएं, विटामिन डी खाएं। तो वो अपनी जो बॉडी के अंदर ये जो 3 रीजंस हैं जी, इनको एड्रेस करना जरूरी है। एक दफा फिर बताइएगा तीनों, ताकि जो सुनने वालों को भी याद रहे। इन्फ्लेमेशन, ओके, और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इसको कहा जाता है कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। नंबर 2 डेफिशिएंसीज, विटामिन्स की, मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। और तीसरी चीज हार्मोन इम्बैलेंसेस हैं, इम्बैलेंस इन द हार्मोन्स। हाँ जी, और ये इनकी जो आप कह लें कि जो मुश्किल बात है ना, वो ये कि ये काफी देर तक अंडर द रेडार ऑपरेट करते हैं, यानी कि बज़ाहिर आपको सिर्फ सिम्टम्स फील होंगे, आपको फील होएगा कि मुझे फटीग है, ठीक है, मैं थोड़ा सा काम करता हूँ मुझे थकावट शुरू हो जाती है, ठीक है, आपको फील होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक्स एंड पेन्स हो रही हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि मेरे से सोया नहीं जा रहा, मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई है। तो ये सिम्टम्स जो हैं, ये शुरू में इंसान इनको इग्नोर करता रहता है क्योंकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इनको इग्नोर करते जाते हैं तो फिर ये आप पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मेडिकल सिस्टम है उसके अंदर करेक्शन पे काम हो रहा है, प्रिवेंशन पे काम नहीं हो रहा। सो वी से हाउ टू प्रिवेंट डिजीज व्हेन इट बिकम्स परमानेंट। जिस तरह हमने कहा डायबिटीज की बात की, हमने कहा जी वो टाइप 2 डायबिटीज परमानेंट हो गया, ब्लड प्रेशर परमानेंट हो गया, हार्ट डिजीज परमानेंट हो गया, थायराइड डिजीज परमानेंट हो गया। भाई क्यों हो गया? उससे पहले जो सिम्टम्स थे, अगर मुझे ये बता दिया जाता कि इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने ये चीजें करनी है तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती है। लेकिन हमारी आप कह लें कि कुछ हमारी सिचुएशन इस तरह की है कि हम इतना ज्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इन्वॉल्व और बिजी हैं कि जब तक दवाई का टाइम नहीं आ जाता ना, या कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं हो जाती, तब तक हम चीज़ों को देखते नहीं है। सो फंक्शनल मेडिसिन, जब हम बॉडी की बात करते हैं तो दिस इज द गो टू थिंग कि हमने इन्फ्लेमेशन को कैसे एड्रेस करना है, डिफिशिएंसीज को कैसे एड्रेस करना है, और हमने इम्बैलेंसेस को कैसे एड्रेस करना है। और मैं समझता हूँ कि सबसे आसान बात क्या है कि ये छोटे छोटे से चेंजेस करने से आपकी ये इम्प्रूवमेंट्स हो जाती हैं। मतलब इसमें आपको इतना कोई टेक्निकल काम नहीं करना पड़ता। राइट, कोई एग्जांपल दीजिएगा किस तरह से ये तीनों चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, या बैलेंस किया जाए, या रेगुलेट किया जाए? अब बिल्कुल, अब एक छोटी सी मिसाल है न्यूट्रिशन। वो कहते हैं कि व्हेन फूड इज बैड मेडिसिन इज ऑफ नो यूज, व्हेन फूड इज गुड मेडिसिन इज ऑफ नो नीड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यानी अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर खराब खा रहे हैं, बिल्कुल, अब अच्छा और खराब का तयन भी हमें करना पड़ेगा एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। जी बिल्कुल, और ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है कि मैं अगर मेरे पास ये नॉलेज हो
तो मैं इसको प्रैक्टिकली 1 by 1 कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इन सर्कल्स के अंदर भी ना वो कहते हैं परफेक्शनिज्म इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस, कि अगर मैंने चेंजेस करने हैं तो मैंने कोशिश करना है मैं सब चीजें चेंज कर लूँ. राइट. दैट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट सस्टेनेबल. तो स्टीव जॉब्स का कोट है, जब वो अपनी जिंदगी के एंड पे पहुंच चुका हुआ था ना, when he had amassed millions and billions, एप्पल बन चुका हुआ था, अब we all know that story. तो उसका एक कोट है और वो कहता है कि eat your food as medicine, otherwise you'll have to eat your medicine as food. तो आप देखिए कि आजकल हाल क्या हो रहा है. So the goal is not to say कि medicine is bad, उसकी अपनी जगह है, बट उससे पहले भी तो कुछ हो सकता है. तो अब आपने मिसाल का पूछा, तो उसके अंदर एक छोटी सी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी, और ये मैं कॉर्पोरेट सर्कल्स में इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स को ये काफ़ी सिखाता हूँ कि आपने अगर अपनी डिजीज को और अपनी सेहत को बेहतर करना ना, एक छोटा सा हैक करें. वो ये कि आपकी जो आप दिन में 2 मील्स खाते हैं, 3 मील्स खाते हैं, जो भी आपका सेटअप है, उसमें आप ग्रेन्स और राइस का इस्तेमाल जो है, ठीक है, जिसमें ग्रेन्स में वीट आ जाता है, ओट्स आ जाते हैं, बार्ली आ जाते हैं, तमाम ये ग्रेन्स हैं जिससे आपका पीटा ब्रेड भी बनता है, जो हमारे यहाँ पे ये यूएई के कल्चर में पीटा ब्रेड का इस्तेमाल है, या आपकी जो है राइस का इस्तेमाल है, तो रोटी है, ठीक है. तो ये हमारे स्टेपल फूड्स हैं, ठीक है. अब इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना है और इसकी जगह पे जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका आपकी बॉडी के ऊपर इतना शुगर बर्डनिंग इफेक्ट नहीं है, जिनको हम कहते हैं लो जीएल फूड्स, लो ग्लाइसीमिक लोड फूड्स, वो आपने इंट्रोड्यूस करने हैं. सिंपल मिसाल क्या है, आपकी वो सब्जियां जो आपको पका के खानी पड़ती हैं. मिसाल के तौर पर अगर आपकी ओकरा है, हम जिसको भिंडी कहते हैं, फिर आपका कुछ हद तक पोटैटो है, ठीक है, शकरकंदी स्वीट पोटैटो है, फिर आपकी ऑबरजीन है, ठीक है. तो ये वो सब्जियां हैं कि जो नेचर ने कार्बोहाइड्रेट्स आपको दिए हैं, आप इनको थोड़ा सा ऐड करें अपने लाइफस्टाइल में, अपने प्लेटर के अंदर इनकी जगह बनाएं. ग्रेन्स को कम करें, थोड़ा सा ये वाली चीजें ऐड करें और उसके साथ प्रोटीन्स और फैट्स को भी डाल लें. सिंपल चीज है कि जो नेचर ने आपको जिस अरेंजमेंट में दिया ना, आप उस अरेंजमेंट में वापस चले जाएं. उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर जो हम कहते हैं ना, जो इन्फ्लेमेटरी डैमेज है वो कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन का डैमेज कम होएगा. बिकॉज जब आप कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा खाते हैं और खास तौर पे ग्रेन्स और राइस की इस्तेमाल ज्यादा होता है, जो कि हम करते हैं, उससे बॉडी के अंदर हम उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इम्पेयरमेंट होती है, उससे ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, ठीक है, उससे आपकी एजिंग प्रोसेस बढ़ता है. सो अब प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि इसको एलिमिनेट नहीं करना, इसको कम कर देना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स इज वन ऑफ द फूड ग्रुप्स कि अगर न्यूट्रिशन की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, इट्स वन ऑफ द फूड ग्रुप्स. तो इसको आपने ऐड करना है, लेकिन इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लेना है. उसकी जगह आपने बाकी चीजें इंट्रोड्यूस करनी है, ठीक है. फिर इसके साथ साथ आपने कुछ विटामिन्स हैं, वो आपने जो स्टेपल हैं वो अगर आप ऐड कर लेते हैं, और अगर आप इस आदत को कुछ दिनों के लिए आप सस्टेन करते हैं, तो you start feeling the change in yourself. Right. So the point is not to become a dietitian or a nutritionist or go on some plan or do वो हम कहते हैं ना जी मैं डाइट पे हूँ, none of that, क्योंकि ये चीजें सस्टेनेबल नहीं है. लेकिन इनके करने से क्या होता है कि आपकी बॉडी के सिस्टम्स बेहतर काम करना शुरू कर देते हैं. आपकी ब्लड शुगर, जो कि अब अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो ब्लड शुगर बैलेंस को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है एंजाइटी के केस में भी, क्योंकि जो इंसान का दिमाग है, काशिफ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि द ह्यूमन ब्रेन, इसका जो वेट है ना, वो बॉडी के हिसाब से रिलेटिव टू द इंटायर बॉडी इज नॉट इवन 3%, बट इट कमांड्स मोर देन 30% एनर्जी ऑफ द इंटायर बॉडी. कहाँ पे 3% वेट, कहाँ पे 30% एनर्जी. यानी कि बात समझ में क्या आई कि ह्यूमन ब्रेन जो है वो एनर्जी पे चलता है, थ्राइव करता है, और जब ये एनर्जी उसको नहीं मिलती तो फिर ये
डिप्रेस होना शुरू हो जाता है, इसका फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है, इसलिए तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हम फिर क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि गट की प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रही हैं, स्टमक से रिलेटेड माइंड के अंदर वो प्रॉब्लम्स कहाँ पे जा रही हैं। तो ये सारा आप देखेंगे कि सारा सिस्टम बना हुआ है। हम शुरू हुए अपने माइंड से, ठीक है, और फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं कि व्हाट आर द कनेक्शंस कि जिससे बॉडी के सिस्टम्स को एनहांस किया जाए, डिजीज को प्रिवेंट किया जाए और फिर ऑप्टिमल स्टेट की तरफ जाया जाए। अच्छा, अभी आपने ग्रेन्स की बात की, बड़ी सिंपल से अगर हम बात करें तो ये हमारा डेली फूड का एक हिस्सा है। रोटी, चावल, या तो आप कोई डिश होगी तो रोटी के साथ होगी, या रोटी के साथ नहीं होगी तो चावल के साथ होगी। बेसिक तो यही है। बाकी आपने कहा कि जी हम जैसे दलिए की बात की आपने, जिस तरह से हम सुबह जो है वो व्हाट यू कॉल इट, सीरियल्स जो आप सीरियल्स खाते हैं हम सुबह नाश्ते में, तो ये सारी फाइबर भी हमें साथ साथ मिल रहा है, और कम से कम नेचुरल डाइट की हैसियत से अगर हम इसको समझें तो वो भी मिल रही है। जो ट्रेंड बढ़ रहा है, ट्रेंड ज़्यादातर बढ़ रहा है कैन फूड के ऊपर, ट्रेंड बढ़ रहा है ज़्यादा जंक फूड के ऊपर, आउटडोर ईटिंग के ऊपर। आपने देखा होगा कि इट्स लाइक अ इंटरनेशनल ट्रेंड, हर इंसान ही उसी तरफ जा रहा है। शायद पहले हम लोगों के पास पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं था, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया और जंक फूड ऑर्डर कर दिया और फ्राइड फूड ऑर्डर कर दिया। अब हमारा बेसिक, चलिए ये फिर वंस अगेन हम देसी बात करें, लेकिन अगर हम यहाँ दुबई में बैठे हैं, हम यहाँ की बात करते हैं, लोग ऑर्डर करते हैं हर चीज़, कैन फूड खा रहे हैं, इवन सीरियल्स जो आ रहे हैं वो भी डब्बा पैक्ड आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। वो ज़्यादा डेंजरस नहीं है अगर इसके मुकाबले में हम ये देखें जो आपने स्टेपल फूड की बात की, कम से कम नेचुरल तो है, कम से कम हम प्योर चावल खा रहे हैं, या दाल खा रहे हैं, या रोटी खा रहे हैं, बिल्कुल पीटा ब्रेड खा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? ये आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखें, स्टेजेस ऑफ चेंज होते हैं काशिफ, देयर आर ऑलवेज लेवल्स ऑफ चेंज। सो अब जब मैं जिससे बात करता हूँ, लेट्स से मेरी ऑडियंस है, चाहे वो इंडिविजुअल है या वो ग्रुप है, सो उनकी रेडीनेस टू चेंज पे डिपेंड करता है। सो इफ़ यू आर समबडी कि जो दिन में या हफ्ते में 4 दफ़ा बाहर से ऑर्डर करके खाना खाता है, उसके लिए पहला स्टेप वो नहीं जो मैंने बताया जी, ट्रू। उसका पहला स्टेप वो है जो आपने बताया। और मेरे ख्याल है फिर एज ब्रैकेट की भी हम बात करेंगे, कौन सी एज ब्रैकेट में आप आते हैं। विद द एज यू हैव टू स्लो डाउन, पोर्शन उसका कम करना है। मैं कॉर्पोरेट सेटिंग्स के अंदर इंटरमिटेंट फास्टिंग सिखाता हूँ, how to make intermittent fasting as something that you can do on a daily basis, because आप देखें जो फास्टिंग का अमल है वो हमारे रिलीजन में उसकी मतलब उसके ऊपर हम जितनी कम बात करें उतनी कम है, उसके बेनिफिट्स मुरतब हैं। तो उसको अपनी डेली लाइफ का कैसे हिस्सा बनाना है उसके ऊपर भी आई टीच पीपल हाउ टू डू इट, बिकॉज इट्स प्रैक्टिकल। ठीक है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब सबसे पहले सवाल ये बनता है काशिफ कि मेरी जो जिंदगी के अंदर जो मसाइल हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम फटीग की बात करते हैं जी, तो फटीग को मुझे ठीक करने के लिए क्या क्या चीजें करने की जरूरत है? ठीक है, मुझे अपनी इमोशनल हेल्थ को कैसे देखना है, जिसके ऊपर हमने बात की। मुझे अपने बॉडी के सिस्टम्स को कैसे इंप्रूव करना है, उसके अंदर क्या क्या चीजें मुझे करने की जरूरत है। ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर जो डिफिशियंसीज हैं उसको कैसे मैं पूरा कर सकता हूँ। तो अगर आप ये अपनी लाइफस्टाइल की कुछ चेंजेस अपने अंदर करें और ये 1 स्टेप एट अ टाइम करें, ये इकट्ठे ना करें जी, तो आप ये देखते हैं कि हम साइकोलॉजी में एक टर्म यूज करते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप एक अपना चेंज करेंगे ना, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करेंगे, आप उसका बेनिफिट अगले दिन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इट डज इज इट मोटिवेट्स यू, आई नीड टू डू दिस, आई एम फीलिंग बेटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशनरी प्रोसेस है कि जिसमें आजकल की दुनिया के अंदर जो केओस है, जो इतनी बीमारी और साइकोलॉजिकल इश्यूज और ओवरवेलम और स्ट्रेस की सिचुएशन है, उसमें से निकलने का क्या तरीका है, क्या फॉर्मूला है जो मैं अपनाऊं जिससे मैं अपनी डे टू डे लिविंग को ऑप्टिमाइज कर सकता हूं। तो उसके अंदर फिर ये सारी चीजें फिट इन करती हैं। आपकी न्यूट्रिशन फिट इन करती है, क्योंकि हम बॉडी की बात कर रहे हैं। आपकी जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो आपकी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं। अभी जैसे कि हमने बात की कि ब्रेन को अगर एनर्जी नहीं मिल रही, और ब्रेन अगर हम समझते हैं कि कंट्रोल सेंटर है,
तो फिर हम काम कैसे करेंगे? सिग्नल्स ही सही नहीं देगा, वो सिग्नल्स ही आपको बताएगा कि यू आर लेथार्जिक, यू आर टायर्ड, आपका एनर्जी लेवल ही डाउन होगा। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि सिग्नल्स ही सही नहीं मिल रहा। बिल्कुल सही है। और चूंकि हम दुबई में बैठे हैं और आप समझते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस पे आजकल बहुत काम हो रहा है। मैं कॉर्पोरेट सेटिंग्स के अंदर ये बहुत सारे सुन रहा हूँ कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। तो कंपनीज क्या करना चाह रही हैं, वो इंडिविजुअल्स की एनर्जी लेवल्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। वो अपने अंदर इंटरनल चेंजेस तो कर रहे हैं, लेकिन आपके जो 9 to 5 है वो 9 to 3 नहीं हो सकता। ठीक है, सो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि टू सी वेयर योर स्ट्रेंथ लाइज। जिंदगी में इंसान की ये भी प्रॉब्लम है ना कि वो देखता है कि जी मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं अपने अंदर तो कोई चीज चेंज नहीं करना चाह रहा, चेंज बाहर से आना चाहिए। तो आप तो ये बात समझते हैं कि चेंज हैपेंस फ्रॉम विद इन। सो वो चेंज जब आप अपने अंदर लेके आते हैं और अपनी माइंड सेट, हार्ट सेट और सोल सेट को इम्प्रूव करते हैं, तो लाइफ अराउंड यू बिगिंस टू चेंज। और मैं समझता हूँ कि हम वो वेकेशन का इंतजार करते हैं कि दैट वन वेकेशन आफ्टर 6 months वी आर काउंटिंग द डेज, बट लाइफ इज अ स्टेकेशन। ठीक है, तो वो स्टेकेशन के ऊपर हमने काम करना है, बिकॉज हमारी जिंदगी का जो बल्क है वो दिन है कि जो हम इस तरह गुजार रहे हैं कि हमें एहसास नहीं हो रहा कि दिस वन डे इज माइनस माई लाइफ, दिस टाइम इज गोइंग बाय। सो अगर मैं इन लम्हात को एंजॉय नहीं कर रहा, इनको फुली स्क्वीज नहीं कर रहा, इनके अंदर इमर्स नहीं कर रहा अपने अंदर अपने आप को, तो मैं अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बड़ी बात की अभी इसके ऊपर कि जी क्रॉनिक फैटिग की हमने बात की, एंजाइटी, वेट लॉस रेजिस्टेंस, ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, तो आप उस पर प्लीज कुछ बताएं। जी बिल्कुल। वेट लॉस रेजिस्टेंस जो है काशिफ, वेट का इशू जो है वो रेजिस्टेंस उसके साथ क्यों ऐड की है मैंने, क्योंकि हम सब ट्राई कर चुके हैं, हम सब डाइट कर चुके हैं, हम सब जिम जा चुके हैं, लेकिन हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये क्या मिस्ट्री है जिसको डीमिस्टिफाई करने की जरूरत है। और वो कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए ना वो बात, तो फिर मामला आसान हो जाता है। वो ये कि जब आप वेट लॉस की बात करेंगे तो एक हम टर्म यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, वो एक इंसान की ऐसी इंटरनल कुव्वत है कि जो बॉडी के अंदर एनर्जी को यूज करती रहती है इवन व्हाइल यू आर सिटिंग। आप और मैं बैठे में हैं, अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक है तो वी आर बर्निंग फ्यूल इवन एट रेस्ट। इसकी सबसे आसान मिसाल ये है कि आप अपनी गाड़ी में टैंक फुल करवाते हैं और रात को आप गाड़ी अपने पोर्च में खड़े करते हैं, आप गाड़ी को स्विच ऑफ नहीं करते, आप उसको ऑन छोड़ देते हैं। ठीक है, सुबह आप उठते हैं तो आप मुझे बताएं क्या वो टैंक फुल पे होएगा? This is the example. It is still consuming energy. It is still consuming energy. It is still consuming energy at sleep. It is still consuming energy while you're working, doing stuff. तो अगर हमने उस मेटाबॉलिज्म को ही कॉम्प्रोमाइज कर दिया ड्यू टू मेनी रीजंस, और हम सिर्फ जिम में जाके उस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दैट इज 1 hour does not equal to the 24 hours. That is the problem. So मेटाबॉलिज्म को अगर हमने समझना है तो मेटाबॉलिज्म की एक्चुअल जो साइंस है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है काशिफ। नंबर 1 आपकी थायराइड हेल्थ, जी। नंबर 2 आपकी एड्रीनल हेल्थ, नंबर 3 आपकी गट हेल्थ। ये 3 चीजें हैं काशिफ कि जब आप इनको एड्रेस करेंगे जी तो आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। ब्रिलियंट, साउंड गुड। इससे पहले कि हम जाएं इन इश्यूज को डिस्कस करें, थायराइड, एड्रेनलिन एंड गट, लेट्स सॉफ्टन आवर डिस्कशन। हमारा एक सेगमेंट होता है और उसको हम कहते हैं रिडल। सो लेट मी आस्क यू, एक आपसे पहले ही पूछूंगा, आपने मुझे उसका जवाब देना है। आई स्पीक विद माउथ एंड हियर विदाउट ईयर्स, आई हैव नो बॉडी but I come alive with wind. What am I? उर्दू में भी बता दूं? जी, रिपीट कीजिएगा। I speak with a mouth. मैं मुंह से बोलता हूं और सुनता हूं without ears, कानों के बगैर। मेरी कोई बॉडी नहीं है, but I come alive with wind. जब हवा चलती है तो मैं एकदम जिंदा हो जाता हूं। तो मैं कौन हूं?
ख्याल एक अच्छा जवाब है, लेकिन ख्याल हवा से ये बाकी चीजें मैच करती थी, ये नहीं कर रही थी। एग्जैक्टली, हवा से जो अलाइव हो जाते हैं। आई गिव अप। चलें, इसको हम कहते हैं एको। इसका जवाब मैं देता हूँ। जबरदस्त। I could have not thought of this। गूंज है वो जब भी आती है एग्जैक्टली, तो आप कोई भी नहीं बोल रहा। इंटरेस्टिंग। अच्छा, हमारा अगला सेगमेंट, लेट्स गेट इनटू दीज इश्यूज। जैसे आपने वन बाय वन कहे कि थायराइड हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं, तो ये एक ऐसी एपिडेमिक है, बन चुकी है बेसिकली। लोग इस मसले में फंसे हुए भी हैं, समझ भी नहीं रहे और इग्नोर भी करते जा रहे हैं, अगर उनको समझ में भी आ जाती है तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ये जो इम्बैलेंस बढ़ गया है, ये जो इश्यूज हैं इससे रिलेटेड थायराइड के, कि उसको कैसे समझें लोग, नंबर एक समझ के उसके बाद उनको क्या करना चाहिए उसको हल करने के लिए? अच्छा सवाल है काशिफ। थायराइड का जो एपिडेमिक है, ये सबसे पहले तो किसी बीमारी को समझना है तो उसके सिम्टम्स पे जाया जाए। राइट। और वन ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ आवर मेडिकल सिस्टम है कि उसमें सिम्टम्स के ऊपर काम कम होता है और दवाई पे काम ज़्यादा होता है। मतलब बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि डिस्पाइट मेडिकेशन उनकी फटीग नहीं ठीक हो रही, उनके डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा, उनके वेट गेन के मसाइल ठीक नहीं हो रहे। सो मकसद तो ये है कि सिम्टम्स का ताल्लुक लाइफ क्वालिटी से है। तो अगर मैं दवाई खाने के बावजूद भी मुझे फटीग और डिप्रेशन है, तो देन हाउ इज माई लाइफ गेटिंग बेटर? सो यानी कि एक यार्ड स्टिक ये होती है हमारे पास कि बिफोर यू लुक एट थायराइड, यू लुक एट योर सिम्टम्स। और वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ थायराइड इज क्रॉनिक फटीग। अब इसमें क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली कि जब हम लैब रिपोर्ट्स देखते हैं, हम सबको पता है एट सम पॉइंट हमने लैब्स चेक करवाई हैं, डॉक्टर कहते हैं जी लैब्स आपकी चेक होनी चाहिए। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि लैब्स आपकी नॉर्मल आ गई हैं और सिम्टम्स सारे वही टिपिकल हैं। बिल्कुल है, और बहुत अक्सर ऐसा होता है जी। और आपको कहा जाता है कि इट्स ऑल इन योर हेड, इट्स योर एज, इट्स योर जेंडर, इट्स वेयर यू लिव। ठीक है, नाउ लिव विद इट। क्योंकि जब किसी बात का जवाब ही नहीं, जब इंसान लाजवाब हो गया तो फिर किसी न किसी चीज को तो ब्लेम करेंगे हम। तो प्रॉब्लम ये आती है कि थायराइड के केस में कि हम कहते हैं कि एक प्रोग्रेसिव डिजीज है, मीनिंग कि ये स्टार्ट होता है सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड से। सब क्लिनिकल मीन्स इट इज नॉट ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। आपकी लैब्स ठीक आएंगी, आपको प्रॉब्लम कहीं पे डिटेक्ट नहीं होगी। जब आपकी लैब्स ठीक है तो आपको दवाई नहीं मिलेगी, डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करेगा और वो सही कर रहा है। तो जब आपकी लैब्स ठीक आ रही है तो फिर व्हाई टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन? लेकिन जब टाइम के साथ वेट कर करके जब इंसान आगे चलता जाता है तो वो फिर सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं। किसी ने भी अगर इस प्रोसेस से गुजरा हो तो वो ये आपको बताएगा कि 1 साल पहले मेरी फटीग, मेरा हेयर फॉल, मेरे डिप्रेशन, मेरे वेट गेन, मेरे जो सारे सिम्टम्स हैं ये पहले बेहतर थे, वक्त के साथ साथ ये डिटीरियोरेट कर रहे हैं। सो सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड इज प्रोग्रेसिंग इनटू क्लिनिकल हाइपोथायराइड। और रिसर्च हमें काशिफ ये बता रही है कि 80 to 90% ऑफ थायराइड डिजीज इज ऑटोइम्यून। और ये एक ऐसी टर्म है ऑटोइम्यूनिटी कि जो इस वक्त इस पे जितनी बात की जाए ना उतनी कम है। ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी काशिफ ये है, इन सिंपल वर्ड्स विदाउट मेकिंग इट टू टेक्निकल, इंसान का इम्यून सिस्टम, वो तो हम सब समझते हैं, बिल्कुल सही है। इंसान का इम्यून सिस्टम जो कि उसका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस, वही इंसान को अटैक करना शुरू कर देता है, इंसान के ऑर्गन्स को अटैक करता है। अगर वो इम्यून सिस्टम आपके ब्लड को अटैक करे तो वो लूपस बन जाता है। अगर इम्यून सिस्टम आपकी बोन्स को अटैक करे तो वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बन जाता है। अगर वो थायराइड को अटैक करे तो वो हाशिमोटोस बन जाता है। और ये एक साइलेंट डिजीज है और इट इज द डिजीज ऑफ द टाइम्स। 80+ ऑटोइम्यून डिजीजेस आर नोन कि जो गट से जनरेट होते हैं। राइट। सो हमारा काम ये है कि अगर आपको ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं
तो हम फंक्शनल मेडिसिन में आपकी लैब्स को एक डिफरेंट अंदाज से देखते हैं, और ये बड़ा मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपकी जो लैब्स हैं, आप अगर कोई और होलिस्टिक हीलिंग का तरीका लेंगे ना, आयुर्वेद लेंगे या बाकी कोई और भी ले लेंगे, उसमें इस अप्रोच से नहीं लेके जाया जाता. आई एम नॉट सेइंग कि दे आर इनकम्प्लीट, दे आर कंप्लीट इन देयर ओन वेज, लेकिन फंक्शनल मेडिसिन में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, काशिफ, उसको कहते हैं ऑप्टिमल लैब रेंजेस. ओके, ठीक है. ऑप्टिमल लैब रेंजेस का मतलब ये है कि आपकी, अगर हम थायराइड की मिसाल लें तो आपकी लैब रिपोर्ट्स आ रही हैं नॉर्मल, ठीक है, डॉक्टर की तरफ से आपको क्लियरेंस मिल गई है, सिम्टम्स आपके सारे थायराइड के हैं. अब जब हम वो अपनी लैब रेंजेस अप्लाई करेंगे ना, तो उससे हमें पता लगेगा कि आपकी जो रिपोर्ट है वो ऑप्टिमल रेंज से बाहर है. आपकी अपनी स्टडीज के अंदर अलग रेंजेस हैं, बिल्कुल, जिसमें आप पहले डायग्नोज कर लेते हैं, जो बिल्कुल प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पहले डायग्नोज कर लेते हैं कि दिस इज अ प्रॉब्लम. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. फास्टिंग शुगर का टेस्ट हम सब समझते हैं, ठीक है, कि आपने 12 घंटे की फास्टिंग की और जाके अपना ब्लड शुगर टेस्ट किया. अब तो उसकी 2 प्रिकिंग डिवाइस भी है, ठीक है. तो आपने ब्लड से आपने फास्टिंग शुगर का टेस्ट कराया, आपने चेक किया, आपका स्कोर आया 12 आवर फास्टिंग के बाद, लेट्स से 98 या 99 mg पर DLE उसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है काशिफ. तो अब अगर आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो कहेगा कि इट्स नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि आपकी जो डायबिटीज की फर्स्ट स्टेज है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो लेट्स से 110 से शुरू होती है, ठीक है. अब आपके पास सिर्फ 8-9 पॉइंट्स ही रह गए हैं. फंक्शनल मेडिसिन के अंदर हमारी रेंज कहती है 85 से ऊपर इज अ रेड फ्लैग. अब आप माइंडसेट देखें कि अगर आपको ये बता दिया जाए कि आप ऑलरेडी वो जो अपर लिमिट है उसको बहुत आगे तक क्रॉस कर चुके हैं, यू नीड टू ब्रिंग इट डाउन, तो प्रिवेंशन में आप क्या अपनी चेंजेस करना शुरू नहीं करेंगे बनिस्बत इसके कि आपको ये फ्री हैंड दे दिया जाए कि इट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम. तो क्या आप अपने लाइफस्टाइल को उस वक्त चेंज करेंगे या 85 के कट ऑफ पे आप अपने आप को चेंज करेंगे? सो इस तरह से हम क्या करते हैं कि अपनी ऑप्टिमल लैब रेंजेस वो आपकी बॉडी के तमाम सिस्टम्स पे अप्लाई होते हैं. तो हम डॉक्टर से पहले हम डरा देते हैं लोगों को. डराना जरूरी है. डॉक्टर्स भी डराते हैं, तो आप और भी पहले डरा देते हैं. हम हमारे पास तो जो देखिए, हमारे पास तो जब पेशेंट या कस्टमर्स आते हैं ना, तो हम उनको कहते हैं कि बिफोर यू टेक मेडिसिन स्टार्ट मेकिंग चेंजेस. राइट. क्योंकि एक दफा आप थायरोक्सिन, जो कि थायराइड की दवाई है जो यूजुअली दी जाती है, वो फॉर लाइफ होती है. मुझे 15 साल हो गए हैं, मुझे 20 साल हो गए थायराइड की मेडिसिन खाते हुए, और फिर भी मेरे सिम्टम्स ठीक नहीं हो रहे. Right. तो इजंट इट बेटर कि आपको पहले एहसास दिला दिया जाए और आप उसकी प्रिवेंशन की तरफ. ऑफ कोर्स, जोक्स अपार्ट, अब मैं मजाक की बात कर रहा था, लेकिन अगर आपको ये बात पहले से पता चल जाए कि आगे जो है कोई बहुत बड़ा हैजर्ड है, या आपको पहले बता दिया जाए कि आगे बहुत खाई है गहरी जी, और आप जितना जल्दी पता चलेगा आप उतनी जल्दी फैसला करेंगे कि मैं कौन सा रूट चेंज कर लूं, बजाय इसके कि खाई के बिल्कुल करीब आ जाऊं, फिर वहां से रिवर्स करूं. अब आप ये देखें ना, इसकी मिसाल क्या है, सुनामी के वार्निंग सिस्टम्स क्या हैं जी, कि सुनामी तो आ गया, जब आ गया तो तबाही होगी. तो why do you have those early warning detection systems? वो इसीलिए है कि आपको प्रिवेंट किया जाए. और आप देखें कि ये जिंदगी के हर जगह पे ये है. आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसे तो नहीं कि गाड़ी के जब आपकी पेट्रोल का एंड हो गया है तो गाड़ी कहीं ना कहीं बंद होगी, वो आपको पहले बता रही है. मैं उस दिन अपने दोस्त के साथ ये दुबई में फिर रहा था, ठीक है, तो वो उसने क्या किया कि उसकी गाड़ी का रिजर्व लगा हुआ था. अब गाड़ी हम चलाई जा रहे हैं, उसने रियलाइज ही नहीं किया कि वो येलो लाइट ऑन हुई भी है. उस वक्त पैनिक क्रिएट हो गई कि अब पेट्रोल पंप किधर है, क्योंकि वो गाड़ी का जो डिस्प्ले है वो बता रहा था कि सिर्फ 8 या 10 माइल्स पे आप जा सकते हैं. तो वो अल्लाह का शुक्र हुआ कि वो, तो यू सी द इशू, दिस इज वेयर वी आर, कि हम उस येलो लाइट को इग्नोर कर रहे हैं और हम गाड़ी चलाते जा रहे हैं, फिर हमें पता लगता है एकदम गाड़ी बंद होगी. जी हाँ, कुछ लोग इंतजार करते हैं लाइट के ऑन होने का. तो अक्सर लोग करते हैं, और हेल्थ में भी यही होता है कि वेट करते हैं, यार चल रहा है ना, ठीक है, अभी डॉक्टर के पास छोड़ो जाना, काम चल रहा है. अच्छा, डॉक्टर के पास छोड़ो जाना, ये बात तो चले समझ में आती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप डॉक्टर की तरफ फोकस करना शुरू करते हैं, आप महसूस करना शुरू करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा ही चक्कर लगाते जा रहे हैं, बीमार होते चले जा रहे हैं. डॉक्टर को जितना अवॉइड करते हैं, बट वंस अगेन इट्स योर माइंडसेट एज वेल एट द सेम टाइम. अगर आप ओवरऑल आपको पता है कि मैं मेंटेन कर लूंगा
बगैर दवाई के, और मुझे अपने सिम्टम्स का अंदाजा भी है, आपने बताया कि आप खुद महसूस कर सकते हैं यू आर गेटिंग फिटीग्ड बाय डूइंग समथिंग। अगर आपको वो फिटीग के सिम्टम्स नजर आते जा रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स प्रिवेंशन करेंगे आप, या आप जैसे एक्सपर्ट के पास जाके पूछेंगे कि भाई मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, अब आप बताएं, क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, वो तो बिल्कुल खाई के नज़दीक तक का मशवरा देगा, और फिर वहाँ जाने के बाद मेरे पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो मैं गिर जाऊँ या फिर मैं दवाई सारी जिंदगी खाता रहूँ। यही है। आप क्या कह रहे हैं, यार दवाई नहीं खानी है, मैं आपको पहले ही गाइड कर दूंगा, तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे तो आप बेहतरी की तरफ आने लगेंगे, फिर आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, यू वुड नो योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। और आशिफ इसमें अब क्योंकि हमने बात शुरू की थी मेंटल हेल्थ की और कॉग्निशन की, तो ये जो इस वक्त डिप्रेशन का इंसिडेंस है, आप समझते होंगे कि कितना बढ़ रहा है जी, बहुत। और एक रिसर्च हुई थी स्टार डी के नाम से, एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी, उसमें ये बताया गया कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ डिप्रेशन इज सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। यानी कि not to undermine the work of the psychiatrist, but just to say कि root cause को देखना जरूरी है। सिर्फ अगर आपने SSRIs जो कि डिप्रेशन की मेडिकेशन है, जो SSRIs दे दिया आपने, वो तो ठीक उनकी जगह है, बट if you were told or if you could realize कि डिप्रेशन की वजह एक ऐसा ऑर्गन है कि जो काम प्रॉपरली नहीं कर रहा, उससे डिप्रेशन के इंसिडेंस या उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो अगर आप उस रूट कॉज को टाइमली एड्रेस कर लेंगे, आपका डिप्रेशन एड्रेस हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं कि जो आप कह लें कि बहुत सारी बीमारियों के अंदर रूट कॉज और प्रिवेंशन की तरफ जाती हैं, बट विद द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। इसमें ऐसे नहीं कि आप अब जेनेरिक बात कर रहे हैं। सो इफ यू हैव समबडी जो कि अगर बात करता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम गट की बात करें, ठीक है, बल्कि एक हमारे तो मैं देख रहा था, ये इतना बड़ा इशू बन चुका हुआ है कि नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है गट की हेल्थ के ऊपर। व्हाट आर दे ट्राइंग टू टेल पीपल कि ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हमने देखा नहीं है, लेकिन इसके इन्फ्लेमेशन इसमें होने की वजह से कहाँ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। गट की प्रॉब्लम पे चलिए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बात शुरू हो चुकी है गट के ऊपर, वरना हम जा रहे हैं कि थायराइड हो गया, उसके बाद एड्रेनल एक आपने बोला, एंड देन थर्ड इज द गट, बिकॉज गट इज आई पर्सनली थिंक काफी डीप टॉपिक है फॉर डिस्कशन एंड द मेजर इशू है। It is. So let's talk about gut problems first. So what are those problems? Gut के कौन से ऐसे problems हैं? उनके क्या सिम्टम्स हैं, लोग खुद जिसको डायग्नोज कर सकें, खुद महसूस करें, समझें, और फिर उसके लिए खुद क्या कर सकते हैं बेस्ट। अच्छा सवाल है काशिफ। इसके सिम्टम्स होते हैं और दे कैन बी वाइड रेंजिंग। एट द वेरी बेसिक लेवल थिंग्स लाइक ब्लोटिंग, फटीग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, बर्ब्स, ये थोड़े से सिंपलर वाले हैं। गर्ड बहुत कॉमन है, एसिड रिफ्लक्स, ठीक है, स्टमक एक्स, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ ये कहूँगा, ऑफ कोर्स ये आप जितने भी बीमारियों का बता रहे हैं, ये ब्लोटिंग हो गई और बर्ब्स की बात की, और अगर आप थोड़ा इसका उर्दू में कर सकते हैं, थोड़ा उर्दू हिंदी वाले भी थोड़ा समझ जाएंगे कि कैसे होता है ये क्या है। जो है ना तेजाबियत, ओके, ठीक है, एसिडिटी है, ओके, तेजाबियत हो गई। फिर उसके बाद आपको डिकार का आना, ठीक है, फिर आपको जो है वो हिचकियाँ आना, हिकअप्स, ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपको पेट खराब आपका हो जाना, ठीक है, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाना, ठीक है, कि जिसमें आपकी बाउल मूवमेंट हो ही नहीं रही, ठीक है, आपको 2-3 दिन गुजर गए। कॉन्स्टिपेशन जिसको हम कहा जाता है, कब्ज जिसको कहा जाता है, ब्लोटिंग का भी आपने, ब्लोटिंग ये आपको आपकी ना स्वेलिंग हो जाती है बॉडी के अंदर, आपका पेट फूलना शुरू हो जाता है, ठीक है, आपके बॉडी के एरियाज, आपके जॉइंट स्वेल अप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, चेहरे पे आपको पफीनेस होनी शुरू हो जाती है। तो ये वो सारे सिम्टम्स हैं कि दे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द गट। इनमें से कोई सी भी चीज अगर हो रही हो, इनमें से कोई सी भी चीज है, सो इट कैन बी ट्रेस्ड बैक कि ये गट की तरफ हमें लेके जाएगा। अच्छा, गट के प्रॉब्लम्स, जी ये सिम्टम्स हैं, ठीक है, सिम्टम्स हैं। फिर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है कहाँ पे। अब मिसाल के तौर पर बहुत से लोग जो हैं, अगर हम तेजाबियत की बात करें, ठीक है, एसिड रिफ्लक्स की बात करें, जो ये बहुत कॉमन है, इसके अंदर क्या होता है कि जो स्टमक है, स्टमक के अंदर एसिड है, ठीक है, स्टमक एसिड जब कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो ये बॉडी का रिएक्शन है जिससे आपको एसिडिक फील होती है, एसिडिटी फील होती है।
अब जब आप दवाई खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, जो कि बड़ी आपको आम मिल जाती हैं, टम्स टाइप की मेडिकेशन, गैविस्कॉन टाइप की मेडिकेशंस जो हैं, जो ओवर द काउंटर है, ये आपके स्टमक एसिड को सप्रेस करती हैं। तो द इशू इज कि स्टमक एसिड तो पहले ही कम था, वो आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दिया जा रहा है कि आप इस प्रॉब्लम से रिकवर नहीं कर पाएंगे कभी। सो फंक्शनल मेडिसिन में हम मिसाल के तौर पर हम स्टमक एसिड को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते, क्योंकि एक चीज पहले कम हुई है, तो खाना जब बॉडी के अंदर एसिड कम होएगा ना, कुदरत का निज़ाम ऐसा है कि जब आपकी बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर एसिड कम होएगा तो प्रॉपरली खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा, रिफ्लक्स होएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी मिसाल है। तो हमने क्या करना है कि अगर हमें एसिडिटी का मसला है तो उसके अंदर हम आपको कुछ सिंपल चीजें बताएंगे कि जिससे आपकी एसिडिटी बेहतर होनी शुरू हो जाए। लिमका ड्रिंक पी लें या कोई सॉफ्ट ड्रिंक या स्प्राइट वगैरह? नहीं, लोग पीते हैं, आपने देखा लोग पीते हैं। आप वो फूड्स लेंगे कि जो आपकी स्टमक एसिड को बढ़ाएंगे। नींबू का इस्तेमाल, फॉर एग्जांपल, लिम्का इज सेम आई थिंक, लेमन विद बट इट्स अ फिजी ड्रिंक। यू हैव टू गो टू द नेचुरल सोर्स। तो लेमन को पानी में, लेमन को नींबू पानी, ठीक है, नींबू पानी है, उसकी अगर आपने खटास को कम करना है तो आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, बल्कि वो आपके लिए और अच्छा होएगा। ठीक है, एप्पल साइडर विनेगर है जो कि आम अवेलेबल है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी हर जगह जगह पड़ा हुआ है। ठीक है, एप्पल साइडर का इस्तेमाल, यानी सिरके की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ साथ फिर आपके जो चाय और कॉफी का इस्तेमाल है वो आप उसको कम कर दे। अच्छा, सिरका ऑर्गेनिक होना चाहिए, सिंथेटिक भी चलता है? बेहतर है कि ऑर्गेनिक हो। ठीक है, उसमें कोई इतना एज सच कोई प्राइस डिफरेंस मुझे नहीं नजर आता, तो वो चीज आपकी महीनों महीना चलती है। तो ये पूछ सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक है तो वो खरीदे बजाय इसके सिंथेटिक को। बिल्कुल। अच्छा, सॉरी, आपकी बात यहाँ कटी थी, आपने फिर चाय और कॉफी के ऊपर बात की थी। कैफीन का इंटेक है, उसको आपको कम करना है। ठीक है, उससे रिफ्लक्स बढ़ता है। फिर बहुत से लोग हैं कि जो खाने में गैप बहुत ज्यादा देते हैं, इस सुबह खाया, उसके बाद दिन में कुछ भी नहीं खाया, चाय कॉफी पीते रहे और रात को खाया, तो जब आप खाली पेट ज्यादा रहेंगे तो उससे भी रिफ्लक्स के चांसेस आपके बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हमने देखे 2-3 बातें की हैं। नंबर 1, नींबू पानी का इस्तेमाल करें, जो वैसे ही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आपकी बॉडी को एल्कलाइन करेगा। दूसरी चीज, चाय को, कॉफी को थोड़ा सा कम कर लें। तीसरी चीज, इतना लंबा गैप खाने के अंदर ना दें, पेट को इतना खाली ना रखें। मुझे बताएं कि ये चीजें करना आसान है या दवाई सारी जिंदगी खाना आसान है? इट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, सो इसी तरह ही हम, क्योंकि जो गट है काशिफ, गट जो है वो इंसान का एक ऐसी ट्यूब है, एक ऐसा निज़ाम है कि जिसका काम है खाने की मूवमेंट, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। ये इसके रोल्स हैं कि अगर इस ट्यूब के अंदर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो आपकी बॉडी को जो ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है या जो वेस्ट बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा है, उसको ना तो वो निकाल पाएगी, ना ग़िज़ाइयत को अब्जॉर्ब कर पाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं काशिफ कि जो विटामिन्स लेते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। अब जब हम फटीग की बात कर रहे थे तो सबसे पहले जब मुझे कोई कहता है कि जी मुझे फटीग होती है, मैं उनके फेरेटिन लेवल्स चेक करवाता हूँ। ठीक है, अब एक बंदा है वो कह रहा है कि मुझे फटीग हो रही है, मुझे डॉक्टर ने आयरन की टैबलेट्स भी दी हैं जी, मैं वो सप्लीमेंट भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसका आयरन लो आ रहा है, हीमोग्लोबिन उसका फिर भी कम आ रहा है। तो बात क्या समझ में आई कि उस पाइप के अंदर कहीं ना कहीं लीकेज है, जिसको हम लीकी गट कहते हैं। अब मेन स्ट्रीम मेडिसिन काशिफ इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करती। इंटेस्टिनल परमिएबिलिटी इज द एक्चुअल टर्म, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती। उसका सिंपल क्या मकसद ये है कि जो वो ट्यूब है उसके अंदर कहीं ना कहीं सुराख हो गए हैं। ठीक है, सो आपकी एक पानी, आप एक वाटर होज यूज करते हैं, पानी का पाइप यूज करते हैं आप अपने गार्डन में। ठीक है, आपने नलके के साथ उसको अटैच किया और आपने नलके को फुल चला दिया। बाय द टाइम आपने पौधे के पास लाके पानी छोड़ा है तो उसका वो प्रेशर ही नहीं है। आप देखते हैं यार नलके में तो इतना प्रेशर आ रहा है, आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, आप देखते हो ये तो पंक्चर हुई हुई है, जगह जगह से तो ये पंक्चर हुई हुई, तो जो फ्लो बनना था वो नहीं बन सका। बॉडी का भी ये हाल है कि हमें वो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रही काशिफ, और जब हमें वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी तो बीमारी होएगी।
विटामिन डी हमें नहीं मिलेगी, इम्यूनिटी लो होएगी, इम्यूनिटी लो होएगी तो बीमारियां सीजनल भी होएंगी और बाकी डिजीज के कॉन्ट्रैक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अब अगर ये मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए तो क्या मैं अपनी गट को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करूंगा कि मैं दवाई भी खा रहा हूं, मैं मेडिसिन ले रहा हूं, बट येट मेरी हीमोग्लोबिन, मेरी आयरन क्यों कम आ रही है? सवाल का जवाब मिल गया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की। अगर गट के अंदर प्रॉब्लम है और आप गट के प्रॉब्लम को डायग्नोस ऐसे करते हैं कि आप भी टेस्ट करवाते होंगे, जाहिर सी बात है कि नॉर्मल टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट होते हैं, उससे पता चल जाता है। और आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उन लैब टेस्ट में वो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं एज कम्पेयर टू जो हमारी बाकी मेडिकल रेंजेस जो लैब्स के अंदर यूज होते हैं। तो क्या वजह है कि इन दोनों में ये डिफरेंस क्यों आता है? पहले तो मुझे अच्छा सवाल है। देखिए, नॉर्मल रेंजेस जो हैं वो जब डिजीज बन जाता है ना, जब आप उन रेंजेस से बाहर निकलते हैं तो दवाई का काम शुरू हो जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट का काम शुरू हो जाता है। right. ठीक है। सो मैं ये बात कहते हुए थोड़ा सा ऑन एयर ये घबराता हूँ कि मेडिकल सिस्टम का काम है आपको दवाई पे लेके जाना, सो दे वांट टू कीप इट दैट वे। एक तो वजह ये है। दूसरी वजह काशिफ ये है कि जब ये लैब रेंजेस क्रिएट हुई थी तो बहुत से लोग जो ऑलरेडी बीमार थे उनको बीच में डाल दिया गया था अनजाने में। सो अगर फॉर एग्जांपल मैं थायराइड की अगर बात करूं तो थायराइड की अगर जो रेंज है वो इतनी ब्रॉड क्यों है? क्योंकि जब वो रेंज क्रिएट हुई थी काशिफ, उसके अंदर ऑलरेडी लोग जिनको थायराइड डिजीज था वो डले हुए थे उसके अंदर। right. ठीक है, दैट इज द प्रॉब्लम। So when was it done? ये जो लैब्स हैं अब ऑल्दो ये रिवाइज कर रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर किसी को थायराइड के थोड़ा सा भी पता होगा ना तो एक टेस्ट हम यूज करते हैं TSH का, TSH का। ठीक है, और ये किसी ने भी अगर थायराइड का अपना टेस्ट करवाया हो तो दे नो अबाउट दिस टेस्ट। Okay. अब ये TSH की रेंज पहले थी, ये इसकी जो अपर लिमिट थी काशिफ वो पहले 9 पे 10 पे थी, फिर उसको रिवाइज करके 6 पे लाया गया, अब उसको 4.5 पे लाया गया। ये चेंज क्यों आ रहा है? क्यों उसकी रेंज कम हो रही है? हमारे लिए तो कट ऑफ 2 है क्योंकि हमने प्रिवेंशन की तरफ जाना है। द मोमेंट आप 2.5 या 3 पे हैं, वी इंस्टेंटली नो दैट दिस डिजीज इज in the making. It's silent, it's in the making, and if we don't do anything about it, the moment ये 4.5 पे जाएगा, डॉक्टर कहना ये दवाई आपके लिए है। That we need to avoid. आप conceptually समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ रहा हूँ। So this is what we do in all the systems of the body. जी, ठीक हो गया। डिटॉक्स अगर करते हैं उससे क्या बेहतरी आती है? लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल है डिटॉक्स का। और डिटॉक्स का जो मार्केट में एक कॉन्सेप्ट है ना कि जी मैंने 4 दिन के लिए डिटॉक्स किया, मैंने देख रहा था आज मैं जब आपकी तरफ आ रहा था ना तो मैंने पानी की बोतल लेनी थी, मैंने देखा वो जिंजर शॉट्स पड़े हुए थे वहां पे, तो वो लोग शॉट्स भी लेते हैं। मतलब इट्स अ गुड थिंग, बट डिटॉक्स का मिसाल ऐसे है काशिफ के इंसान अपनी जो सफाई करता है, ऐसे होता है कि इंसान हफ्ते में 1 दफा नहाता है, या अपने दांत जो है ब्रश करता है वो 4 दिन बाद करता है, या अपने घर की जो सफाई है वो 20 दिन के बाद करता है। कहने का मकसद ये है कि इंसान के वजूद के अंदर और उसकी सराउंडिंग्स में जो गंद है वो हर वक्त प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक नेचुरल डेली प्रोसेस है। इसके लिए कोई आपको इवेंट नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कोई दिन मखसूस नहीं करने हैं। इट हैज टू बी अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। अब डिटॉक्स, दिस इज व्हाट इट इज। अब मैं कहता हूँ सबसे पहले डिटॉक्स करना ना तो सबसे पहले मेंटल डिटॉक्स होएगा। ठीक है, कि जो थॉट्स, जो मेरे डिसएम्पावरिंग थॉट्स हैं, जो थॉट्स मुझे फियर की तरफ लेके जाते हैं, सबसे पहले मैंने उससे डेली बेसिस पे अपने आप को डिटॉक्स करना है। यानी कि मेरी अपनी शुरुआत काशिफ मेंटल डिटॉक्स से होती है, फिर मैं फिजिकल डिटॉक्स की तरफ जाता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि द माइंड, द ह्यूमन माइंड, द अनटेम्ड ह्यूमन माइंड इज ए गार्बेज प्रोड्यूसिंग मशीन। कि ये इतने फियर्स क्रिएट करती है, इतने थॉट्स क्रिएट करती है कि ये आपको जीने नहीं देती। इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लिविंग योर बेस्ट लाइफ, बिकॉज हर चीज में आपको ये डर डाल देती है, ये नहीं करना, इधर ये होएगा, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ ओपिनियंस, फियर ऑफ दिस, फियर ऑफ दैट।
तो जो इंसान फियर्स में रहता है, आप तो मेरे से बेहतर जानते हैं। सो डिटॉक्स ऑफ द माइंड, डिटॉक्स ऑफ द बॉडी। बिल्कुल ठीक है। और डिटॉक्स ऑफ द बॉडी के अंदर सिंपल सी चीज है। नेचर का डिटॉक्स का क्या सवाल का जवाब है? पेस्पिरेशन, स्वेटिंग। वन ऑफ द थिंग्स कि जब इंसान डिटॉक्स करता है, स्वेट करता है, तो उससे बॉडी के अंदर डिटॉक्स होता है। ठीक है। और अगर आप अपनी न्यूट्रिशन, जो अपनी डाइट के अंदर जिसमें हमने थोड़ी सी बातें की हैं, वो आपका डिटॉक्स हो गया काशिफ। उसके अंदर आपको कोई स्पेशल चीजें करने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी डाइट के अंदर जब हमने बात की कि वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया ना, उसके अंदर फाइबर नेचर ने कदरे ज्यादा डाला हुआ है बनस्पत ये सीरियल्स के और ओट्स के। ठीक है। तो जब आपने फाइबर इतना खाया फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से, आपका डिटॉक्स हो गया। नाइस, वेरी गुड। अभी आपने जैसे मेंशन किया कि ऑफ कोर्स अपनी सोच का डिटॉक्स करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद सोच ही है जो बाकी कामों की तरफ आपको लेके जाती है। और सोच आपकी बिल्ट होती है कि आप गार्बेज कितना इन कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, वही आपकी सोच बन रही है। तो आपकी जो सोच बन रही है वो आपके उस एनवायरनमेंट से बन रही है। सो द गार्बेज इन, गार्बेज आउट, सिंपल फार्मूला। जितना गार्बेज फीड करेंगे अपने आप को, जो देखेंगे, जो सोचेंगे, वैसी सोच बनेगी। बीमारों में ज़्यादा रहना शुरू करें, आप बीमारी ही महसूस करना शुरू करते हैं। जितने हेल्थी लोगों में ज़्यादा रहना शुरू करेंगे, यू स्टार्ट टू फील फिट। ट्रू, ये दिस इज ऑल फैक्ट। हम बात करेंगे डिटॉक्स की वंस अगेन। एक तो चीज़ ये कि आपने ओवरऑल आपने अपना फीड करना सही शुरू कर दिया, आपने अपनी सोच को भी डिटॉक्स कर लिया, अपनी बॉडी भी डिटॉक्स है बाय ईटिंग, अच्छा खाना खा के, अच्छी ग़िज़ा लेके। अगर एक इंजन है गाड़ी का, उसकी पूरी लाइन के अंदर कार्बन स्टोर होना शुरू हो जाए, तो वन टाइम आपको उसकी फ्लशिंग करनी पड़ती है आपको, ताकि लाइनें खुल जाए, क्लीन हो जाए, कार्बन रिमूव हो जाए। इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो प्रोबेबली दिस इज अ सिमिलर थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द गट। क्या हमें ये भी कभी ऐसा कर लेना चाहिए कि एक टाइम डिटॉक्स करके, क्लीन करके, फिर उसके अंदर गार्बेज इन ना किया जाए? और उसका सबसे आसान जो जवाब है वो फास्टिंग का अमल है। फास्टिंग, ठीक है। देयर इज अ रीजन कि ये जो फास्टिंग का अमल है, ये क्रिश्चियनिटी में भी है, ये इस्लाम में भी है, ये हिंदुइज्म में भी है। ऑल द रिलीजन्स टॉक अबाउट फास्टिंग। और फास्टिंग का अमल क्या कहता है कि अपनी बॉडी को हर वक्त खाने पीने से थोड़ा सा ब्रेक दे दो। हम फास्टिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं काशिफ, उसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, ठीक है। ऑटोफेजी क्या है कि जो सेल्यूलर बॉडी के अंदर हर वक्त रिपेयर और मेंटेनेंस हो रही है। सेल्स टूट भी रहे हैं, बिल्कुल, और बन भी रहे हैं। ठीक है। तो जब हम रिपेयर और मेंटेनेंस के काम को तरजीह देते हैं बॉडी के अंदर, उसको हम ऑटोफेजी कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। तो अब हम हर वक्त कुछ ना कुछ खा रहे हैं, हर 3 घंटे 4 घंटे के बाद खा रहे हैं, और डे इन डे आउट ये सब मामला चल रहा है। ठीक है। तो बॉडी की जो एनर्जी है वो लिमिटेड है। तो या तो वो एनर्जी डाइजेशन में इस्तेमाल होगी, या वो रिपेयर और मेंटेनेंस में इस्तेमाल होगी। ठीक है। तो जब हम फास्टिंग का अमल करते हैं, चाहे वो फास्टिंग 6 घंटे की क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि वो 12 घंटे की फास्टिंग हो, जब हमने थोड़ा सा खाने पीने को ब्रेक दे दिया, तो बॉडी की जो एनर्जी है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की तरफ चली जाती है। राइट, दिस इज व्हाट दिस इज। कि हमने एक ऐसा अमल है उसको अडॉप्ट किया, उससे हमारी बॉडी की सेल्यूलर ऑटोफेजी, रिपेयर और मेंटेनेंस, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो है वो दोबारा रिस्टोर हो रहा है थ्रू दीज थिंग्स। राइट, राइट, बिल्कुल सही आपने कहा। अल्लाह ताला ने ऐसे सिस्टम बनाए हमारे अंदर कि सारी चीज़ें खुद ब खुद फंक्शन कर रही होती हैं, उनको डैमेज हम खुद ही करते हैं, डाइट ऐसी लेके या सोच ऐसी करके, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस जो रिलीज होते हैं, हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं, जो बॉडी के अंदर डैमेज करना शुरू कर देते हैं। हम खुद ये करते हैं प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट। हाउएवर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आपने कहा डिटॉक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि फास्टिंग इज द बेस्ट वे। फास्टिंग कर ली हमने, 1 महीना हमने रोज़ा रख लिया, और रोज़ा रखने के बाद शाम को जब हमने रोज़ा खोला तो हमारा डिटॉक्स का अमल जो था वो कंप्लीट हो गया। और इसमें एक चीज़ में और अगर हम एक टोटके की बात करें तो ये ज़रूर मैं ऐड करूँगा कि जिस तरह आप दिन का अपना शुरुआत करते हैं तो लिवर डिटॉक्स, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसका काम ही
सफाई करना जी है, हाँ। तो लिवर को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ ऐसी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बीटरूट, चुकंदर का इस्तेमाल जो है, Very nice. ठीक है। नींबू पानी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर कुछ जो हम कहते हैं कि जो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स जिनको कहते हैं, उसके अंदर एक हर्ब है मिल्क थिसल। अगर क्योंकि फैटी लिवर बहुत कॉमन हो चुका हुआ है, ठीक है, कि लिवर के अंदर कुछ एक ऐसा एरिया है कि जो फैट में कन्वर्ट होके और वो फंक्शन करना बंद कर रहा है, तो मिल्क थिसल का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। फिर आपकी जो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम कहते हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, ये जो पत्ते हैं जिसके अंदर ब्रोकली है, ठीक है, केल है, ठीक है, स्पिनिच है, इनको अगर आप थोड़ा सा फ्रूट के साथ थोड़ा सा मिक्स करके ग्राइंड करके आप एक वेजिटेबल शॉट बना के पी लें, तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिवर को फोकस करना है, तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि उसमें चुकंदर को हम ऐड ज्यादा करेंगे, ठीक है। और फिर हम जिस तरह फ्लैक्स सीड है उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे, तो उसका रेसिपी एक छोटा सा बन जाता है कि 2-4 चम्मच हमने बीटरूट के डाल लिए, फ्लैक्स सीड के डाल लिए, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा हमने हनी डाल लिया और थोड़ा सा कोकोनट वाटर डाल के, काशिफ, उसके साथ हमने अपने दिन का आगाज किया। एक आप कह लें कि आधा ग्लास लिटरली वो बन जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की क्लेंजिंग और ज्यादा इनहांस हो जाती है। तो ये आप कह लें कि एक हैक भी बीच में आ गया, आपने फास्टिंग का अमल भी कर लिया, आपने कुछ हर्ब्स हैं जो कि जड़ी बूटियों की शक्ल में है, आपने वो भी ऐड कर लिए, और ये आपने कुछ थोड़ा सा अरसा किया, आपके सिम्टम्स बेहतर होने शुरू हो गए। राइट, वेरी नाइस। तो अब हम आ जाते हैं अगला सवाल आपसे, और वो है एड्रेनलिन के ऊपर। राइट। तो इसमें भी थोड़ा सा आपने बताया, थायराइड बता चुके हैं, गट के इश्यूज भी बता चुके हैं। लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दिस। ये एड्रीनल्स जो है ना, खुद तो ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ये उसकी वजह से बहुत पॉपुलर हैं, जिस हार्मोन को कोर्टिसोल कहा जाता है। स्ट्रेस से जो निकलते हैं, ठीक है जी। ये एक ऐसा हार्मोन है कि जिसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, कि ये एक ऐसा हार्मोन है कि जिसके अंदर इंसान की जो कैफियत है वो एक मेंटल और फिजिकल प्रेपरेशन से शुरू हो जाती है, कि जिसमें वो डिफेंसिव भी हो जाता है, वो भागने के लिए या लड़ने के लिए या छुपने के लिए तैयार हो, यानी कि डेंजर को जब सेंस किया जाता है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। राइट। अब होता क्या है काशिफ के फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी पॉइंट, कि जब इंसान की जो जितने भी सिस्टम्स ये बने हुए हैं, ये उस टाइम से बने हुए हैं कि जब इंसान की तख्लीक हुई थी। तो उस वक्त तो ये फियर हार्मोन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था, कि जहाँ पे डेंजर है, जहाँ पे कोई टाइगर है, तो वहाँ पे हमारी प्यूपल्स भी डायलेट होगी, हमारी बॉडी का जो फ्लो है ब्लड का वो हमारे हाथों में और टांगों में चला गया, क्योंकि हमने भागना था, बचना था या लड़ना था, तो वहाँ पे तो ये काम आ गया। लेकिन हमारी डे टू डे लिविंग के अंदर जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, उसके अंदर कोई इमीडिएट डेंजर तो नहीं है, लेकिन कोर्टिसोल फिर भी प्रोड्यूस हो रही है, एड्रीनल्स फिर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्टिसोल। तो ये हार्मोन जब बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आता है, तो ये आपको कहता है कि अलर्ट हो जाओ, ठीक है। और बॉडी का मैकेनिज्म काशिफ ये है कि जो बॉडी के अंदर सिस्टम ज्यादा यूज होएगा ना, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कोर्टिसोल हर वक्त प्रोड्यूस हो रहा है, हर वक्त इंसान फियर को सेंस कर रहा है, एक दूसरे से बात करने में फियर को सेंस कर रहा है, काम पे जाते हुए सेंस कर रहा है, तो वो कोर्टिसोल की ओवर प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया, एड्रीनल्स बर्न आउट हो गए। जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था ये ग्लैंड, जब वो थक जाता है तो उसको हम कहते हैं एड्रीनल फटीग। वेरी नाइस। ठीक है, तो जब एड्रीनल फटीग हो गई तो आपकी सिचुएशन क्या है कि आपसे ये दोबारा फटीग की तरफ चला गया मामला, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो गई, जो सोने का टाइम था उस पर नींद नहीं आ रही, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम है, आपको नींद आ रही है, ठीक है। जो टाइम सोने का आप सो नहीं पा रहे, आप सोते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, आप बीच में उठ जाते हैं, लेकिन जो टाइम काम करने का है उसमें आपसे काम नहीं होता, ठीक है। फिर एड्रीनल फटीग है, ये आपको शायद बात बड़ी अजीब सी लगेगी, शुगर का बॉडी के अंदर बढ़ना, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस
या उसकी एक्सट्रीम केस या एक्सट्रीम फॉर्म डायबिटीज जिसको कहते हैं, उसकी रूट कॉज भी एड्रीनल फटीग है। हम ये समझते हैं कि जी हम रोटी चावल ज्यादा खा रहे हैं उससे शुगर होती है, स्ट्रेस हार्मोन, ये स्ट्रेस से होती है कि जब जो इंसान अपने स्ट्रेस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा, कॉर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस हो रही बॉडी के अंदर, तो उससे आपको शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अमंगस्ट अदर थिंग्स। तो एड्रीनल्स की रिकवरी वो भी इंसान के लिए जरूरी है। और उसके अंदर सिंपली आप क्या करते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंड पावर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ये तो अपनी जगह है ही है। फिर इसके अंदर हम अपनी थोड़ी सी डाइट के अंदर और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस लेके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेडिटेशन का अमल शुरू किया, आपने एड्रीनल्स को सपोर्ट किया, ठीक है, या आपने अपनी डाइट के अंदर फॉर एग्जांपल अपने कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिस तरह बनाना है, केले का आपने इस्तेमाल किया है, पोटेशियम आपको वहाँ से मिल रहा है, तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहा है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रिस्टोर कर रहा है, तो आपके एड्रीनल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपने क्या किया कि आपने अपनी नींद को बेहतर करना शुरू कर दिया। आपको ये समझ में आ गई कि मुझे अपनी स्लीप को बेहतर करना है और उसके भी कुछ रिचुअल्स होते हैं। तो जैसे ही आप अपनी नींद को इम्प्रूव करेंगे, आपके एड्रीनल्स हील कर जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि बॉडी के अंदर जितने भी डिसफंक्शंस हैं, कि जो उसके बॉडीली डिसफंक्शंस हैं, जो उसकी जिंदगी में नजर आते हैं, जो उसकी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर आप थोड़ा सा काम करो ना, तो वो रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। सही। तो ये एक बड़ी खूबसूरत स्टेट है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी एम्पावरिंग स्टेट ऑफ माइंड है कि जो चीज मेरी खराब हुई हुई है उसको मैं रिवर्सल कर सकता हूँ काशिफ। और वो रिवर्सल सिंपल हैक से है, माइंडसेट से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सो एड्रीनल्स के अंदर भी यही सिलसिला है कि अगर हमने एड्रीनल्स को रिकवर करना है तो मुझे अपनी स्लीप को बेहतर करना है, मुझे अपनी हमारे तो है ना सप्लीमेंट्स में एक कहा जाता है काशिफ कि उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, उसको ORS से भी जाना जाता है, ओरल सस्पेंशन। तो ये आम फार्मेसीज पे भी मिलता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को जिनको हम देखते हैं एड्रीनल फटीग है, उनको हम कहते हैं कि दिन में 2-4 ग्लास जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स अपने रिकवर करें। तो आपने कुछ फ्रूट्स ऐसे खाए जिनके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मिले, आपने नींद को बेहतर किया, आपने थोड़ा बहुत स्ट्रेस को मैनेज किया, आपके एड्रीनल्स रिकवर होने शुरू हो जाते हैं, आपकी जो सिम्टम्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लोग इतना स्ट्रेस रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रेस हार्मोन्स जितने ज़्यादा रिलीज होते हैं, सो दे कॉन्स्टेंटली इसी स्टेट में रहते हैं, फाइट और फ्लाइट के अंदर रहते हैं। और एड्रेनलिन जो है वो कॉन्स्टेंटली रिलीज होते जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, हार्मोन्स उनका कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड कोर्टिजोल का इतना एक्सेसिव जब रिलीज होगा और इतना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते रहेंगे तो लोगों को नींद उड़ जाती है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज इट्स इजी टू से कि अपने स्लीप पैटर्न को अच्छा कर लें, टाइम पे सो जाएं, स्ट्रेस ना लें, जब पानी ना आ रहा हो, बिजली ना आ रही हो, खाना प्रॉपर ना आ रहा हो, घर की लोगों की इनकम कम हो और उनके बिजली के बिल बहुत बड़े और डबल से ज्यादा, तो कैसे नहीं लेंगे और कैसे सोएंगे बगैर सोचे हुए, ओवर थिंकिंग को कवर कर? अच्छा सवाल है काशिफ। मैं कहता हूँ कि इंसान जो स्ट्रेस है ना, अगर आप इसको डायसेक्ट करें ना, तो स्ट्रेस अपने हालात से समझौता ना करने की बिना पे होता है। When you do not accept where you are in life, ये जो रेजिस्टेंस है ना, मेरे साथ क्यों ये हो गया, why am I in this situation, आपने बिल्स की बात की, ये क्यों ज्यादा हो गए, तो इंसान जब अपनी रियलिटी को एम्ब्रेस नहीं करता ना काशिफ, तो उससे फिर उस इम्बैलेंस से कि आई शुड बी समवेयर एल्स, आई शुड नॉट बी हियर, व्हाई एम आई इन दिस सिचुएशन, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, इससे स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। हम कहते हैं व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट्स। हम जिस चीज से जितना भागेंगे ना काशिफ, वो उतनी हमारे पीछे आएगी। तो जिंदगी का एक ऐसा निज़ाम है कि वो आप कई दफ़ा देखते हैं कि ज़िंदगी में आपको बार बार वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बार बार वो चैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं लाइफ इज़ नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू।
तो इंसान को ये समझने की जरूरत है क्यों ये चैलेंजेस बार बार मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे अपने अंदर चेंज करनी है। अब ये माइंडसेट से रिलेट करती हैं। तो मकसद क्या है काशिफ, कि जब इंसान अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है ना, नॉट एज अ विक्टिम बट अपने अंदर ये इत्मीनान लेके आता है कि अब मैं सिचुएशन में आ चुका हूँ, अब मैं जो है ट्रैफिक में फंस चुका हूँ, अब मेरा बिजली का बिल आ चुका है, अब मेरे एक्सपेंसेस बढ़ चुके हुए हैं। उसके अब दो तरीके हैं, या तो मैं घबराऊं और उस पैनिक में चीजों को और खराब करूं, या मैं उस स्टेट को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करूं, उससे मेरे अंदर एक इत्मीनान पैदा हो, उस इत्मीनान से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं कि हाउ कैन आई चेंज दिस सिचुएशन। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप देखते हैं कि जो इंसान ब्लेम करता है वो कभी भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, सो इंसान, और वो स्ट्रेस के मामले में ना एक कोट मेरे माइंड में जो मुझे हमेशा याद आता है, वो कहते हैं वी सफर मोर ऑफ्टन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। जिसका सिंपल मतलब ये है कि हम सिचुएशंस अपने दिमाग में बनाए जा रहे हैं कि क्योंकि बिजली का बिल, चूंकि वो मिसाल आई तो बिजली का बिल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मैं तबाह हो जाऊंगा, कल सुबह उठूंगा तो ये हो जाएगा, 15 दिन के बाद ये हो जाएगा। एंड समटाइम्स इट जस्ट सो हैपेंस कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और चीजों को कंस्ट्रक्टिवली देखते हैं और ब्लेम नहीं करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे चलते हैं, तो थिंग्स स्टार्ट टू गेट बेटर। ये हमने ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन आपने और हमने बिल्कुल की, और मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई कि जब मैंने जिंदगी को ये देखा कि व्हेन आई स्टार्टेड बिकमिंग अ विक्टिम, तो मेरे मामला ठीक नहीं हुए, वो खराब हुए हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग कि हाउ कैन आई फिक्स दिस थिंग इन माय लाइफ, कि अगर मेरा काम बंद हो चुका हुआ है, व्हाट स्किल्स डू आई नीड नाउ, व्हाट डू आई नीड टू डू, मेरी पावर कहाँ पे है, लाइफ बिगिंस टू चेंज। सो स्ट्रेस का जो ट्रेजेडी है ना, मैं इसके अंदर आपको कुछ हर्ब्स भी बताऊंगा, जो जड़ी बूटियां वो भी इफेक्ट करती हैं, लेकिन सबसे पहले इसका माइंडसेट से ताल्लुक है। माइंडसेट को जब आप रोज इस बात पे नहीं लेके आएंगे तो रोज आपका दिमाग जब आप सुबह उठेंगे वो फियर में उठेगा। ठीक है, आप और मैं, हम ये कितने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बातें भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन खुद कभी कभी अपने आप को ऐसे मामलात में पाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, या हम पैनिक कर जाते हैं, फिर हम अपने आप को रियलाइज करवाते हैं। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस काशिफ, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब जो कुछ चीजें हैं जो इस प्रोसेस को आसान बनाती हैं, उसके अंदर कुछ हर्ब्स भी हैं और कुछ विटामिन्स भी हैं। मिनरल्स के अंदर हम यूज करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक आम, बड़ा ये इजीली अवेलेबल है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये मैग्नीशियम की फॉर्म होती है कि जो आप लेते हैं ना तो उससे आपको एक बड़े पीस की कैफियत मिलती है। इट्स ओवर द काउंटर, इट्स 100% नेचुरल, और ये बॉडी को इसकी जरूरत है। तो एक तो मैग्नीशियम इस्तेमाल किया जाए, ग्लाइसिनेट खास तौर पे हर बंदा इस्तेमाल कर ले जिसके साथ कोई, बिल्कुल ये ओवर द काउंटर है, मैग्नीशियम बॉडी की जरूरत है। तो इससे आपको नुकसान नहीं, फायदा ही होएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, और अगर ग्लाइसिनेट ना मिले तो सिंपल मैग्नीशियम ले लिया जाए, क्योंकि इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अगर उस पर मैं बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। कीपिंग थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट। दूसरी चीज आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेस को, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, उसको हम कहते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है कि जो आपको इसके नाम से पता लग रहा है कि ये इंडियन हर्ब है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको लेते हैं तो इससे भी आपको एक पीस और काम की कैफियत आपको मिलती है। तीसरी चीज, कैफीन का इंटेक कम करने की जरूरत है। चौथी चीज, गेट आउटसाइड इन नेचर, कि हम जो अब जिस तरह ये हमारी लिविंग है ना, तो इसमें थोड़ा सा बाहर की आबो हवा में हमें जाने की जरूरत है। गेट आउटसाइड। और पांचवी चीज काशिफ, वो ये कि अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम दें, कुछ थोड़ा बहुत तन्हाई में अपने आप को कुछ सोच विचार के लिए टाइम दें, अपने पे वक्त लगाएं, अपने साथ टाइम गुजारें, किसी के साथ नहीं, सबसे अलग होके बिल्कुल खामोशी से। क्योंकि इसमें देखें, ये अगर हम ये बात कर रहे हैं तो कई दफा इंसान ये कहते हैं कि जी मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखता हूँ। तो डिस्ट्रैक्टेड रखने की मिसाल ये है कि ये वो कबूतर की मिसाल है कि जो अपनी आंखें बंद करके ये सोच रहा है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही। इंसान लोगों से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं। बिल्कुल। तो जब जो इंसान अपने साथ वक्त गुजार लेता है ना, और अपने डीमंस को एड्रेस करता है, अपनी लाइफ का तज्जिया करता है, वो ही अपने आप को बेहतर कर पाता है।
आपने बड़ी अच्छी चीज़ें बताई, मैग्नीशियम के बारे में बताया और अश्वगंधा के बारे में बताया, गेटिंग इनटू द नेचर भी बताया आपने। उससे पहले लेकिन एक चीज़ बोली जो आप बहुत क्विकली कह के निकल गए, और वो थी कैफीन के हवाले से। जी, तो उसके बारे में प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी डिटेल दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में आप देखा, पहले ये देखा जाता था कि ट्रेंड था चाय पीते थे, कहवा पीते थे। ट्रेंड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, इट्स रैपिड चेंज हो रहा है और लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ड्रिंकर बनते जा रहे हैं। इसके बारे में एक तो आप क्या कहेंगे, कॉफ़ी कितनी हेल्थी और कितनी नहीं है, और अगर इतनी भी ज़्यादा नुकसान दे रही है तो कितनी ज़्यादा नुकसान दे, तो इसके बारे में थोड़ा प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है। देखिए, और अगर आप इसकी नेट पे सर्च करेंगे ना तो 2 स्कूल ऑफ थॉट आपको मिलेंगे। एक कहेगा कि जी कैफीन आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छी है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो इसको कहेगा बिल्कुल ये गलत है। दोनों जवाब ठीक हैं, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। ठीक है, कुछ लोग जो है वो कैफीन को रेगुलेट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। एज अ रूल ऑफ थंब, आपका 1 से 2 जो चाय के कप है वो बॉडी के लिए ठीक है। चाय के अंदर तकरीबन आप कह लें कि अराउंड 15 to 20 mg ऑफ कैफीन होती है। ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, सो अगर आपने, इफ यू आर द काइंड ऑफ पर्सन के जो कॉफी का कप पीते हैं और उसके बाद आपको नींद नहीं आती, देन यू आर द काइंड ऑफ पर्सन के यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम कैफीन। ओके, ठीक है, बट इफ यू, कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉफी अभी पीते हैं और अगले बिल्कुल सही है मोमेंट पे सोए होते हैं। सोना है कॉफी पीने का। सो ये बॉडी का इंडिविजुअल रिएक्शन है, सो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल। ठीक है, बट अगर आपके एड्रीनल एग्जॉस्शन के सिम्टम्स हैं, अगर आपके थायराइड के सिम्टम्स हैं, ये जो अभी हमने बात की है, तो फिर देन इट बिकम्स द केस कि यू नीड टू मिनिमाइज कैफीन। और उसके लेवल्स हैं काशिफ, कि कॉफी हैज द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैफीन, नंबर 2 पे चाय आती है, और चाय मैं कहूंगा दूध पत्ती नहीं। ठीक है, क्योंकि दूध का इस्तेमाल जो है वो गट की हेल्थ के लिए कुछ सही नहीं होता। तो जब हमने गट हेल्थ को ठीक करना होता है तो हम डेयरी को मिनिमाइज करवाते हैं। ठीक है, दूध पत्ती नहीं, मैं ब्लैक टी की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप थोड़ा बहुत दूध अलग से ऐड कर लें। ठीक है, और फिर तीसरे लेवल पे द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कैफीन इज ग्रीन टी, जिसके अंदर आपको पॉलीफिनोल्स भी मिलते हैं और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। सो फॉर समबडी हु इज ट्राइंग टू reduce their stress, for example, will be moved from, if they're having coffee, तो the second logical step is they will move to tea. मतलब ये नहीं होएगा कि आप दिन में 3 कप कॉफी पीते हैं तो मैं आपको कहूंगा जी कॉफी छोड़ दें। That would be impractical. वो जो शुरू में मैंने बात की है कि हर चीज का स्टेप बाय स्टेप है। एक बंदा रोज बाहर से खाता है, उसको आप ये कार्बोहाइड्रेट्स की एजुकेशन ना दें। उसको स्टेप 1 उसका क्या है कि आप घर का थोड़ा सा खाना खा लें। ठीक है, तो इट्स स्टेप बाय स्टेप थिंग। सो जो चाय पी रहा है उसको आप प्रोग्रेस करवाएं या रीग्रेस करवाएं टुवर्ड्स ग्रीन टी। सो ये लेवल्स हैं जिनको आप अप्लाई करेंगे इन होलिस्टिक सेंस में, तो आप देखेंगे कि दे स्टार्ट इम्पैक्टिंग। तो जो चाय पी रहा है उसकी प्रोग्रेशन होगी अगर वो कॉफी पीना शुरू कर देगा। बिल्कुल। और अगर कॉफी जो पी रहा है वो कहता है मैं पहले 1 कप कॉफी पीता था तो आई यूज्ड टू गेट गुड किक, यस, अभी मैं 3 कप पीता हूँ बगैर कॉफी के तो मेरी आंख ही नहीं खुलती है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एड्रीनल एग्जॉस्शन, poor gut health, adrenal exhaustion. It is a sign not to be ignored. It is a sign कि आप अभी से प्रिवेंशन की तरफ जाएं. It means कि your adrenals are not giving you natural energy. ठीक है, ऐसी मिसाल है, आपकी गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी का फंक्शन क्या है? इग्निशन का. ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करना. तो अगर आप गाड़ी रोज सुबह अपने गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने से पहले आप अपना बोनट ऊपर करते हैं और दूसरी बैटरी के साथ आप उसको करंट देके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो ये वो मिसाल है. सेल्फ एनर्जाइज नहीं है. हम यूजुअली कैफीन को कहते हैं कि इट इज बोरोड एनर्जी. ठीक है, बोरोड एनर्जी, कि जब बॉडी अपनी खुद एनर्जी सिस्टम्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा तो मुझे बार बार आउटसाइड एनर्जी लेनी पड़ती है. और जो भी चीज आप बाहर से लेंगे ना, अपनी बॉडी की इंटरनल प्रोडक्शन सप्रेस होएगी. जिस तरह आपका अगर हम अगर बात करें मेल हेल्थ की, तो टेस्टोस्टेरोन 30s के बाद नेचुरली कम होना शुरू हो जाता है. उसके साइंस क्या है? मेल बॉल्डनेस.
ठीक है। 30 के बाद बहुत से लोगों के बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, विसरल फैट, पेट बेली फैट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। मेल परफॉर्मेंस कम होनी शुरू हो जाती है, इनफर्टिलिटी के मामला होते हैं, कॉन्फिडेंस नीचे जाना शुरू कर देता है, और बहुत से लोग टेस्टोस्टेरोन थेरेपी की तरफ चले जाते हैं। तो जो बॉडी की इंटरनल प्रोडक्शन थी, जो थोड़ी बहुत भी थी, वो और कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी जब कहती है कि बाहर से मुझे चीजें मिल रही हैं तो मैं इंटरनल प्रोडक्शन क्यों करूं, क्योंकि बॉडी हमेशा आराम को प्रायोरिटाइज करेगी। तो हमारा क्या तरीका होता है फंक्शनल मेडिसिन में, हम कहते हैं जो इंटरनल प्रोडक्शन है वो क्यों कॉम्प्रोमाइज हुई भी, पहले उसको तो चेकअप करें ना। नेचुरल मीन्स से उसको अपनी जगह पे लेके आते हैं, और मोस्ट केसेस में काशिफ द बॉडी रिकवर्स, किसी भी एज में हो, क्योंकि ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आपको एक फैक्ट बताता हूँ। एक रिसर्च की गई, और उस रिसर्च में वो बंदा अमेज़न जो फॉरेस्ट है, अमेज़न के जंगल, वहां पे गया, उन जंगलों में गया। उसने देखा कि जी वहां पे जो 70 साल का जो बंदा है, जिसको हम अपनी जुबान में बाबा जी कहेंगे, वो 70 साल के बाबे को देख रहे हैं कि वो हंटिंग भी कर रहा है। हालांकि वो वाली ट्राइब्स हैं कि जो अभी तक इवॉल्व ही नहीं किया, अभी तक वो पत्ते पहन के काम कर रहे हैं, ठीक है। कि वो ऐसी ट्राइब्स हैं कि जो सालों साल से, सदियों से उसी तरह ही है, उनका खाने का तरीका भी वही है, जंगल्स में वो रहते हैं। ले जी, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, उनका ब्लड सैंपल्स लिए गए, और फिर जो मैनहट्टन न्यूयॉर्क में एक 20 साल का लड़का था, उसका टेस्टोस्टेरोन लिया गया, और जो लेवल्स कंपेयर किए गए वो बराबर थे। ये हाल है इंसान का। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ह्यूमन बॉडी इतनी रिजिलियंट है। वो जो बात जहां से शुरू हुई थी कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो हम कहते होते हैं कि गेटिंग ओल्ड इज एंड इट्स इनएविटेबल, ये होना ही होना है, बट एजिंग इज अ चॉइस। कितनी खूबसूरत बात है, ठीक है ना जी। तो ये एजिंग इज अ चॉइस, बूढ़ा तो होना ही है। सो दिस इज, अगर देखें ना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हमने काशिफ बात किए हैं, तो जिंदगी के अंदर तो केओस है। जिंदगी के अंदर जो इंसान अपने से बाहर कोई होप रख रहा है, या वो ये देख रहा है कि मेरी सिचुएशन बहुत मुश्किल है, या वो ये कह रहा है कि मेरी जिंदगी आसान हो जाए, मेरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मुझे कोई रिलीफ दे दे, तो वो नहीं होने वाला। खुद ही करना पड़ेगा हर चीज आपको, बिल्कुल। सो वो आपके अंदर जो एनर्जी है, जो एक लिमिटेड सप्लाई है, वो आप या तो फियर में गुजार सकते हैं, क्योंकि एनर्जी, फियर में जो एनर्जी लगती है वो आपको एग्जॉस्ट कर देती है। मैं काशिफ, मुझे आपको एक छोटा सा आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं एक फ्लाइट में था, और आई वॉज गोइंग टू स्पेन फॉर अ कॉन्फ्रेंस, और उस फ्लाइट के अंदर ऐसी टर्बुलेंस हुई काशिफ, ये तकरीबन कोई आज से 14 साल पहले की बात है, वो अभी तक मुझे याद है। वो ऐसी टर्बुलेंस थी कि उसके अंदर मतलब मुझे ये फील हुआ कि बस अब वक्त आ गया है। कलमा पढ़ लिया मैंने, ठीक है। तो अल्लाह के करम से, मेहरबानी से, क्योंकि जहाज भी छोटा था, फ्लाइट तो लैंड कर गई, लेकिन वो सदमा मेरे साथ रुक गया। अब हुआ क्या काशिफ कि मेरा जो फ्लाइट एंजाइटी है ना, वो मुझे डेवलप हो गई। मैंने सारी जिंदगी ट्रैवल किया है, और उससे क्या हुआ कि मैं एयरपोर्ट जाता था, फ्लाइट बुक हुई हुई है, 2 घंटे पहले अनाउंसमेंट हुई है कि जी अब आप चेक इन करना शुरू कर दें, मैं वहां से भाग जाता था। मैंने कितनी अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो पैसे ज़ाया किए हैं, इसी फियर में कि मैं ये नहीं कर सकता। और आप यकीन माने कि मेरी कैफियत ही होने शुरू होगी कि जब मैं फ्लाइट अगर ले लेता था ना, चाहे वो 3 घंटे की भी फ्लाइट है, तो जब जहाज ने लैंड करना ना, तो मुझे इस तरह लगता था कि मैं कोई 50 घंटे भागता रहा हूं। यानी कि वो फियर के हार्मोन्स मुझे इतना थका देते थे कि जब मैं लैंड करता था, अपने दोस्तों को जब मैं लैंड किया, वहां पे मिला हूं, लंदन में मिला हूं, कहीं पे भी मिला हूं, दुबई में मिला हूं, तो कहते थे यार तू इतना थका हुआ क्यों है। दैट्स व्हाट इट डिड। सो फिर जब ये भी एक स्टोरी मेरी जिंदगी की है कि जो फियर डेवलप हुआ, उसको फिर फ्लाइट एंजाइटी को कैसे ओवरकम किया। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि एनर्जी आपके अंदर लिमिटेड है। आप उस एनर्जी को फियर में गुजारेंगे, सर्वाइवल में गुजारेंगे, या क्रिएशन में, कंट्रीब्यूशन में, डेवलपमेंट में गुजारेंगे। द चॉइस इज आवर्स। बहुत खूबसूरत एग्जांपल आपने दी, लेकिन अगर एक शॉर्ट वे में अगर आप ये बता सकें कि आपने उस फेयर को किस तरह से ओवरकम किया।
उसका सबसे मतलब छोटे से छोटा जवाब ये है काशिफ कि मैंने अपने जो माइंड का जो पैटर्न है ना, कि ये जो मेरा ट्रिगर था जिसके साथ मैंने जहाज में बैठने को और टर्बुलेंस को लाइफ एंडिंग के साथ लिंक कर दिया था, उस कनेक्शन को, उस वायरिंग को, उस न्यूरल सर्किटरी को मैंने अनवायर किया। और वो प्रैक्टिस से हुआ कि जब मैं जहाज में बैठने जा रहा हूं तो मैं अपने माइंड को उस मेडिटेशन में लेके जा रहा हूं कि सिटिंग इन अ प्लेन does not mean crash, turbulence does not mean plane crash। just because आपके साथ एक एपिसोड हुआ है तो ये जो न्यूरल सर्किटरी थी ना, इसका लॉजिक से ताल्लुक नहीं था, इसका रेपिटेशन से ताल्लुक था। लॉजिकली तो मुझे बात समझ में आ रही थी, लेकिन बिकॉज एक पैटर्न बन चुका था ट्रॉमा की वजह से, जो जिस तरह इंसान का दिमाग काम करता है, तो उस पैटर्न को अनवायर करना पड़ा। तो इंसान में जिंदगी में इंसान जो भी चीज करना चाहता है ना, पहले उसको अनवायर करना पड़ता है, फिर रिवायरिंग होती है। सो ट्रू, वेरी गुड जी। बड़ी खूबसूरत बात बताई। ऑफ कोर्स ज़िंदगी में आपको बहुत सारी गलत हैबिट्स होती हैं, और जैसे कि अदनान ने शुरू में भी बताया कि जो लाइफ है वो सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा रहती है, और आप अपनी हैबिट्स पे चल रहे होते हैं। 90% 95% सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन पे चल रहा होता है, आपका ऑटोमेटिक बिहेवियर्स होते हैं, सोच के नहीं कर रहे होते। सोच के काम से 5% हो रहा होता है या 10% हो रहा होता है। ये जो आपका पैटर्न है, क्या आप इसको ब्रेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। मैंने इसी वजह से ये सवाल किया क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा रिलेटेबल सवाल था, क्योंकि अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि यार अब मेरी एज हो गई है, मैं नहीं कर सकता। At any age, you can unlearn and then you can relearn new things. You can unwire. आपके जो synaptic connections बन जाते हैं, strong connection होते हैं। ये जो synaptics हैं आपके न्यूरॉन्स के दरमियान में, जब आप इनको प्रैक्टिस करना बंद कर दें और नए कनेक्शन बनाना शुरू कर दें, तो आपके नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं, न्यू पैटर्न्स बनना शुरू हो जाते हैं, न्यूरल पाथवेज कनेक्ट होते हैं आपके न्यूरॉन्स के साथ, और आपकी नई हैबिट्स बिल्ड होती हैं। ये जो आपकी एंकरिंग थी, जो आपकी एसोसिएशन थी, जो आपको नहीं करने दे रही थी सफ़र जहाज का कि कहीं दोबारा क्रैश ना हो जाए, आपने उसको एक तरफ सोचा कि वन ऑफ केस, लेकिन आपने नए बनाया कि आई एम एंजॉइंग, मे बी आई एम जस्ट ट्रैवलिंग। फिर आप जहाँ पहुँचने वाले थे वहाँ के बारे में आपने शुरू किया, तो आप नई हैबिट्स डेवलप करना शुरू करें, आपने प्लेजर देखना शुरू किया, एंड इट कम्स ओनली विद द प्रैक्टिस। क्योंकि दिमाग ऐसा बनाया अल्लाह ताला ने, जिसकी चीज़ की आप रेपिटेशन करेंगे वो आहिस्ता 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 पुख्ता होनी शुरू हो जाएगी, वो एक हैबिट बनना शुरू हो जाएगी, और उस हैबिट के ज़रिए फिर वो ऑटोमेटिक बिहेवियर में आ जाएगी, जिसके ऊपर सबकॉन्शियस माइंड खुद काम करेगा, जिसकी उन्होंने बात की कि 90% या 95% काम जिंदगी में हो रहा होता है। तो कोई भी हैबिट जिंदगी में जो बुरी हैबिट्स हैं, कॉफी की, चाय की, सिगरेट की, ड्रग्स की, दिस इज ऑल इन योर माइंड। The time you want to unlearn it, you can unlearn it and you can relearn the new habits in your life. इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैंने सोचा कि ऑडियंस को अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर लें। मेरा माइंड ये एक्सेप्ट कर चुका था कि अगर मैं चाय नहीं पीऊंगा तो मुझे सर में दर्द होगा, और मुझे सर में दर्द होना शुरू हो गया था। फिर हुआ ये कि मेरी ट्रैवलिंग कुछ ऐसे कंट्रीज में हुई जहाँ पे मुझे वो दूध वाली चाय नहीं मिल रही। अब मैं क्या करूं? तो मैंने अपने माइंड को उस वक्त ये सिग्नल्स देने शुरू कर दिए कि चाय हैज नथिंग टू डू विद योर हेडेक। और ये मैं करता रहा। उसके बाद कई दिन होते हैं मैं चाय पीता ही नहीं, या मैं पीता हूँ, मुझे चाय पसंद है, आज भी मैं पीता हूँ, लेकिन इट्स नॉट अ हैबिट, राइट। इट्स जस्ट अगर पीली नहीं मिली, नो प्रॉब्लम। जैसे आपने बोला कि गट्स की प्रॉब्लम, कॉफी टेकर्स जो हैं, जो इनटेक बहुत ज्यादा है, आँख ही नहीं खुल रही हमारी, या स्मोकर्स जो है सुबह आई कांट डू एनीथिंग, मैं फंक्शन ही नहीं कर सकता अगर मैं पहला सिगरेट सुबह उठ के ना पीऊं। तो ये सारी हैबिट्स बिल्ड हुई होती हैं जिनको ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है। काशिफ, इसमें इंसान की जो ना मैं मिसाल लेता हूँ, क्योंकि हमने बड़ी कॉम्प्लेक्स बातें भी की, हमने सिंपल बातें भी की, लेकिन एक जिस तरह एक प्याज है ना, उसको जब आप छीलना शुरू करते हैं तो जब उसकी आप देखते हैं लेयर्स कितनी हैं। मैं समझता हूँ इंसान की मिसाल भी यही है कि वी हैव लेयर्स अपॉन लेयर्स अपॉन लेयर्स, और हम जितना उसको छीलते जाएंगे ना, उतनी आंखों में आंसू आएंगे, उतना ही इंसान को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बगैर चारा कोई नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है, क्या हम अपने जो पीलिंग प्रोसेस है, जो अनलर्निंग है, जो आपने बड़े अच्छी तरीके से बताया कि ये न्यूरल पाथवेज हैं, ये वही चीज़ है कि पहले अनलर्न होएगा, ये जब लेयर्स खुलेंगी ना तो आंखों में आंसू आएंगे,
लेकिन जो इंसान इस प्रोसेस में कमिटेड रहेगा, फिर जो कोर उसको मिलेगा ना, वो ऐसा खूबसूरत कोर होएगा कि वहां से एक नई शुरुआत होएगी। तो ये ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशन हो गया, बहुत डीप बातें हो गई। हमारा एक सेगमेंट होता है, वी कॉल इट रैपिड फायर, जिसमें हम तेज तेज सवाल पूछेंगे आपसे और आप जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। रैपिड फायर क्वेश्चंस। कोई एक ऐसा फूड बताइए जो कि हर एक को खाना चाहिए और ज़्यादा खाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, कौन सा ऐसा चीज़ है? मटन ज्यादा खाना चाहिए? ज्यादा नहीं, बस खाना चाहिए। ओके, सही। तो मटन ज्यादा खाएं एज कंपेयर टू चिकन। हाउ अबाउट व्हाइट मीट, फिश और not so good? Okay. What's your favorite way to de-stress? Morning time when the world is sleeping, that is my way to de-stress. What time means, like 4 a.m. 5:30. 5:30. Fajr ka time? Fajr ka, alhamdulillah. Wow, very nice. If you were not a health coach, what would you be doing? आप क्या कर रहे होंगे अगर आप health coach नहीं होंगे तो? Exist ही नहीं कर रहा हूँगा। यानी now this is all your life, everything is that. That is everything. I believe कि मेरी तख्लीक जो है वो इसी वजह से है। I believe in it fully. आपने चेंज कर लिया। खैर, रैपिड क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं आपसे से बाद में पूछूंगा। ये जो myth है about health, the one myth about health you wish would disappear, वो क्या होगा ऐसा myth कि खत्म हो जाए? The one myth would be कि इंसान बीमारी से रिकवर नहीं कर सकता। अच्छा। It is permanent. ये हमें हमारे दिमागों में डाल दी गई ये चीज़। इंसान अपने हर चीज़ अपनी चेंज कर सकता है, अपनी बीमारी को भी रिवर्स कर सकता है अगर वो बिलीव करे और उसके लिए बिलीफ सिस्टम को सही कर ले, तो सब कुछ रिकवरी हो जाती है। What's the most important thing for long-term health? लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उर्दू में इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि उर्दू ऑडियंस लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए जी आपने लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने की जरूरत है। उसमें सारी चीजें आ जाती हैं, मेरा सोना, मेरा खाना, मेरा वॉक करना, मेरा अपने माइंड को इस्तेमाल करना, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल। सही, वेरी नाइस। अदनान, ये बताएं कि सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले, दोनों केसेस में अलग अलग बताइएगा, ठंडा पीना। अक्सर लोग सोने से पहले ठंडा पानी पी रहे हैं, यख पानी, या दिन में भी पी रहे हैं, और सुबह उठते ही नहर मुंह भी ठंडा पानी पियेंगे या आइस कॉफ़ी पी लेंगे। ये ट्रेंड भी देखने में आ रहा है। इसमें क्या इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? काशिफ, इसकी मिसाल, मैं इसकी जो जवाब है ना वो मिसाल के जरिए दूंगा। वो ये कि इंसान ने पूरा हाथी गुजार दिया और उसकी दुम को पकड़ लिया। राइट। यानी कि जो बड़े एरियाज थे ना उनको हमने छोड़ दिया, और जो छोटी छोटी चीजें थी ना उनके ऊपर हमने अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया। तो ठंडा गर्म एक जरूर इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन अगर उससे हम पहले बाकी चीजों को ठीक कर लें जिनकी हमने बातें की हैं, तो शायद ये नेग्लिजिबल हो जाए। अच्छा, सही है। इसका बेसिक मेरे नजदीक जवाब ये बनता है, क्योंकि हम जो खाने खा रहे हैं काशिफ, जिन खानों के अंदर जो ऑयल हम अपना घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सीड ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हम अपने डेली स्ट्रेस को अपने ऊपर तारी करते हैं, ये बिग इश्यूज हैं, ये मैक्रो इश्यूज हैं। तो हम कहते हैं when the macros are sorted, the micros will take care of themselves. So in my opinion, it is not that big an issue. ठंडा गर्म का ये जरूर मैं कहूँगा कि आपने कहा कि ठंडी कॉफी या ठंडी चाय या ठंडा पानी, they are very different things. वाटर इज हाइड्रेशन, बट अगर आपका आगाज चाय और कॉफी से हो रहा है, तो देन वी हैव सम इश्यूज दैट वी नीड टू एड्रेस। राइट। बट अदरवाइज इन माय ओपिनियन, हैविंग कोल्ड कॉफी कि जो दूध में बनी हुई है या कैपेचिनो है जो कि गर्म है, मेरे नजदीक उन दोनों में कोई फर्क नहीं है।
सही है। अच्छा ये बताएं, ये तो अच्छा क्लियर हो गया, लोग आमतौर पे काफ़ी बिजी हैं, अब लाइफ स्टाइल ही कुछ ऐसा हो चुका है, आपने देखा होगा, तो ये अक्सर अपनी बिजी लाइफ की वजह से बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखें, जब इंसान को अपनी किसी भी चीज़ के करने में उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी ना, तो उसके लिए क्या इक़दामात करने हैं वो खुद ही निकाल लेगा जी। The why is way more important than the how or the what. So आप हेल्थ को अगर नहीं इस वक्त प्रायोरिटाइज करना चाह रहे, उसको साइड पे कर दें। सिर्फ ये समझ लें कि आपकी जिंदगी के जो डिसफंक्शंस हैं, जो आपकी जिंदगी के स्ट्रेसर्स हैं, चाहे वो बिजली की बिल से या आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन से या आपकी बिगड़ती हुई रिलेशनशिप से वो रिलेट कर रहे हैं, उनका जो कोर है वो आपकी इन सारी बातों के अंदर मुरतब है। सो हमारा काम, अगर हम सारी डिस्कशन को इस वक्त अगर हम समराइज करें ना, तो वर्क ऑन सेल्फ, जो मैं समझता हूँ वर्क ऑन सेल्फ है। तो जब इंसान वर्क ऑन सेल्फ करेगा तो उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। सो इफ यू डोंट वांट टू प्रायोरिटाइज हेल्थ, नो प्रॉब्लम, बट द प्रॉब्लम इज दैट व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट। अगर ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? वेट करते रहोगे, चीजों का खराब होने का इंतजार करोगे। ठीक है, तो टाइम तो इस वक्त है। तो आज जो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे ना, आपको ये नहीं पता कि उनके अंदर ताकत कितनी है। आज आपने इस पॉडकास्ट के बाद छोटी सी चेंज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने नींबू पानी शुरू कर दिया, उसकी अपनी एक जगह है मिसाल के तौर पर। सो डोंट से कि जी ये बहुत छोटी चेंजेस हैं। याद है मैंने अपनी कॉन्वर्सेशन में कहा कि परफेक्शनिज्म इज द एनिमी ऑफ प्रोग्रेस। छोटे छोटे से स्टेप्स लें, उनको अपनी जिंदगी का हैबिट्स का हिस्सा बनाएं, और उससे आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी चेंज होनी शुरू हो जाएगी। लेट दैट बी योर गाइड। सो 2 things, नंबर 1, लिंक योर प्रॉब्लम्स, आपकी जिंदगी के जो इश्यूज हैं उनको आप डायरेक्ट करें अपनी तरफ कि मैंने इस प्रॉब्लम को अपने अंदर चेंजेस करते हुए इस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व करूंगा, बिकॉज दैट इज द ओनली वे। नंबर 2, कि नो चेंज इज इनसिग्निफिकेंट, कि अगर मैं छोटे छोटे चेंजेस भी करता हूं ना, तो वो मेरी जिंदगी को इम्प्रूव करने में उनका बहुत बड़ा हाथ होएगा। मैं समझता हूँ अगर ये 2 चीजें इंसान अगर अपने अंदर इनको उतार ले, तो देन देयर इज नो रीजन कि जिंदगी चेंज नहीं होएगी। ब्यूटीफुल मैसेज टू क्लोज विद। थैंक यू फॉर बीइंग इन माय शो टुडे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, प्लेजर।